नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी जिसमें हम हफ्ते भर की अहम सियासी सुर्खियों के बारे में तफसील से चर्चा करते हैं, वाद विवाद संवाद करते हैं। और नेता नगरी में मेरे साथ होते हैं राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाल छड़ी आज लाल रंग, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। महाराज नया गाना लाइए ना, कोई हर बार लाल रंग के साथ आप यही गाना छोड़ देते, कोई दूसरा गाना बताइए। कब मुझे छोड़ेगा। अरे गाइए मत, व्यूअरशिप मिलेगी। कोई दूसरा गाना बताइए, तब आगे बढ़ेंगे। ये लाल रंग वाला बहुत हो गया गाना। लाल को लेके यार कोई दूसरा गाना आप ही सुझाव दो। कोई गाना है मन में? अरे आप पुराने जमाने के हैं, हमारे जमाने में तो गोविंदा गाने गाता था। अच्छा। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बाप रे। चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है राम मंदिर के भूमि पूजन से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो बातें कही, आगे भविष्य में क्या राजनीतिक निहितार्थ होंगे, बीजेपी कांग्रेस वगैरह के लिए इस बारे में चर्चा करेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रामदत्त त्रिपाठी जी। दूसरी सुर्खी होगी जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर, क्या वहां की पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी सरकार के नए फैसले और भविष्य की राह क्या होगी। इसमें भी हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, अशरफ वानी। और तीसरी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का मामला, उनकी मैनेजर दिशा सालियान की सुसाइड का मामला, इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है और पुलिस वर्सेस पुलिस, इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं नेता नगरी। पहला मुद्दा है राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ। भूमि पूजन हो चुका है, सियासत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के क्या निहितार्थ है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या उस ग्रेट असमंजस के बारे में बात कर रही है जो कांग्रेस को आजादी के बाद से अब तक घिरे रहा है। दूसरी विपक्षी पार्टियों का स्टैंड, खासतौर पर केरल के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता, उनका बयान जो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, दूसरी रीजनल पार्टीज का स्टैंड, और क्या अब ये एक चुनावी मुद्दा रह गया है या नहीं रह गया है, और क्या इसने नरेंद्र मोदी के कद और कल्ट में और भी इजाफा किया है। इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ राजदीप जी तो हैं ही, और जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी, जो रेडियो की दुनिया का एक जाना माना नाम है। और हमारे जैसे छौनों के लिए रामदत्त जी का परिचय ये है कि रामदत्त जी बीबीसी से जुड़े हुए थे, तो हम तो जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे तब से पढ़ लिख देख और समझ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदत्त जी आपका। जी नमस्कार। आपने मेरे ख्याल से शुरुआत से ही ये जो राम जन्मभूमि से जुड़ा आंदोलन है वो कवर किया है। जी, मैं जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था 84 में, और मैं वहाँ 82 से जा रहा हूँ अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में इस तरह की जो गतिविधि है 82 से ही शुरू हो गई थी। आपको याद दिला दें कि इंदिरा जी जब दोबारा सत्ता में आई थी और 77 के चुनाव में जो हारी थी, तो उनको लगा था कि जो माइनॉरिटीज वोट है वो अब उतना भरोसेमंद नहीं है। तो 82 में ही श्रीपद मिश्रा की सरकार थी, उन्होंने 42 एकड़ जमीन बिल्कुल इसी विवादित परिसर से सट के एक्वायर किया था राम कथा पार्क के लिए। और राम की पैड़ी का भी एक प्रोजेक्ट वहां शुरू हुआ था सरयू नदी से। और उसी समय 83 में ही जो राम प्राकट्योत्सव है वो बड़े जोर शोर से मनाया गया था। और रामनवमी में अचानक ज्ञानी जैल सिंह पहुंच गए थे वहां अयोध्या, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए तैयार नहीं था कि राष्ट्रपति आए। तो मैं तो इसको तब से देख रहा हूँ। काफी दिलचस्प है। रामदत्त जी, जब हम इस तरह के आंदोलन को उसकी शुरुआती दौर में कवर करते हैं तो थोड़ा तो अंदाजा लगता है कि इसके लॉन्ग रन में पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। लेकिन जब आप 83-84 में, या जब ताला खुला 86 में, 85-86 में, या जब बूटा सिंह ने जाके एनडी तिवारी को कन्विंस किया कि शिलान्यास होने दो, या जब मुलायम सिंह गोली चली, तब ये लग रहा था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मस्जिद तोड़ दी जाएगी, या फिर
एक दिन ऐसा भी आएगा जब वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा? नहीं, हम तो देखिए पर्सनली ये हम सोचते थे कि जहां से शुरुआत हुई थी 1885 में जी। और जब राम चबूतरे पर मंदिर बनाने के लिए निर्मोही अखाड़ा ने कोर्ट में दरखास्त दी थी, लेकिन उसको डीएम ने मना किया। फिर डिस्ट्रिक्ट वहां के जो पंडित हरकिशन थे जज, उन्होंने कहा कि अगर ये अगल बगल बन जाएंगे मस्जिद तो इसमें खून खराबा होगा, अखाड़ा बर्बादी होगी। बहरहाल तो हमको ये लगता था बाद में, उस समय तो नहीं हुआ, कि शायद इस तरह का कोई फार्मूला निकलेगा कि मस्जिद पीछे पड़ी रह जाएगी और बाकी जमीन पे मंदिर बन जाएगा। मस्जिद गिर जाएगी ऐसा अनुमान, और उसके बाद इस तरह सुप्रीम कोर्ट सर्वसम्मति से, मतलब ये मानते हुए कि मस्जिद का गिरना गैर कानूनी है और सारी जमीन वहां देगा, ऐसा अनुमान नहीं था। क्योंकि जो एक्ट है, एक्ट में ये कहा गया था कि भाई वहां मंदिर और मस्जिद दोनों बनेंगे, इसलिए नरसिम्हा राव ने 67 एकड़ जमीन लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहला प्रेफरेंस यही दिया था केंद्र सरकार को कि वहां उनको 5 एकड़ मतलब जमीन दे सकते हैं, और अगर नहीं तब राज्य सरकार बाहर दे। तो इतना एक्सट्रीम पे जाएंगे, मतलब इतना मतलब देखिए दोनों धाराओं में यही फर्क था कि कांग्रेस किसी तरह एकोमोडेट करना चाहती थी, शायद उनके दिमाग में मॉडल था बनारस का या मथुरा का, लेकिन बीजेपी का यही था कि हम यहीं बनाएंगे, उसी गुंबद के नीचे गर्भगृह रहेगा। तो बीजेपी की आज तो जीत हुई है। ये बात अलग है कि ये कानून बना के नहीं किया, अगर संसद से कानून बना के करते तो शायद मोदी जी का क्रेडिट और ज्यादा होता। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन तब विरोध भी ज्यादा होता रामदत्त जी। अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है तो भले ही इसीलिए सबने मान लिया इसको। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कुछ लोग विरोध करें, लेकिन वो सर्व स्वीकार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगला सवाल मेरा आप दोनों लोगों से है, रामदत्त जी और राजदीप जी दोनों से। आप लोग लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, संघ, भाजपा और दूसरे जो हिंदूवादी संगठन है उनके नेताओं से बात करते रहते हैं। उन लोगों के दिमाग में क्या रणनीति थी कि ये मंदिर आंदोलन की परिणति क्या होगी? जैसे अब उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये एक किस्म का कल्चरल रिनेसा है। उसकी तुलना 15 अगस्त की आजादी से की नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में। तो ये क्या संघ परिवार के दिमाग में था कि हम मंदिर आंदोलन को कहां तक ले जाएंगे, कितना जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट कर पाएंगे? मैं आपको एक स्टोरी आज बताता हूँ। जी राजदीप जी। जब 1990 में अडवाणी जी ने ऐलान किया एक तरह से कि वो रथ यात्रा पर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब कोई बड़ा ऐलान होता है तो पत्रकार बड़े उत्सुक होते हैं कि हमें उसको कवर करना है। सच्चाई ये है कि जब सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा शुरू होनी थी और सोमनाथ में पत्रकार का कोई तादाद नहीं था, इसलिए मैं एक जूनियर पत्रकार था 25 साल का। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे कहा आप जाइए सोमनाथ, वो कवर कर दीजिए, कोई यात्रा हो रही है अडवाणी जी की। और वो होते हुए जैसे वो यात्रा में लोग आने लगे, लोग जुड़ने लगे, तब एक तरह से सभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जिसे आज आप मुझे वरिष्ठ कहते हैं, उस जमाने के वरिष्ठ पत्रकार सब कहने लगे हमें इस आंदोलन को कवर करना। कहने का तात्पर्य इतना है कि जब ये ऐलान पहली बार हुआ कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। और 1990 के बाद जिस तरह से ये आंदोलन ने एक राजनीतिक मोड़ लिया, जिस तरह से लोग उससे जुड़ने लगे, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ने लगे, मुझे लगता है तब बीजेपी और संघ परिवार को उसकी असली ताकत का पहचान। राजदीप जी, मैं आपसे यहाँ पे नाइतफाकी रखता हूँ। संघ को इस आंदोलन की संभावनाओं का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने इसको इतना बड़ा किया। आप रथ यात्रा की और भीड़ की तरह देख रहे हैं, संघ के दिमाग में वो 80 के दशक से ही था। नहीं, दिमाग में था कि हमें इसको पूरी तरह से आगे लेकर जाना है, लेकिन ये कितना बड़ा होगा, क्या इससे कांग्रेस को हम कमजोर कर पाएंगे, हम देश की पार्टी नंबर 1 बनेंगे। ये अगर उनका सपना भी था, मुझे नहीं लगता कि उनको लगा कि इतने जल्दी वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा। कि हम आंदोलन 1980 के सेकेंड हाफ में शुरू कर रहे हैं और 1996 तक भाजपा की को पहला प्रधानमंत्री मिलता है। उसका जो राजनीतिक जो पावर था, जो ताकत उनको मिली, मुझे नहीं लगता उनको भी इतनी संभावनाएं
इतनी जल्दी नजर आएगी, मुझे नहीं लगता ये उनके ध्यान में था। ये मेरा आकलन है। उसमें 3 फैक्टर मुझे मोटा माटी लगते हैं। एक तो राम मंदिर आंदोलन और जो मेजोरिटी की बात है, बहुसंख्यक के सेंटिमेंट की बात, वो था। दूसरा, बीजेपी लगातार सुशासन का नारा देती थी, राम रोटी और इंसाफ, ये बीजेपी का नारा हुआ करता था। और तीसरा, बीजेपी भी बिना कुछ बोले कमंडल के बाद की और जो मंडल के बाद की स्थिति थी उसको देखते हुए अपने स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी और ओबीसी वर्ग के नेताओं को आगे लगा रही थी। तो इट वाज एमलगमेशन ऑफ थ्री थिंग्स। बिल्कुल सही और है। जो कांग्रेस और जनता दल का बुरा राज रहा तो उसको भी उन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी को भी भुनाया। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी जानिए 1989 में जो चुनाव लड़ा गया उसमें बीजेपी प्रमुख पार्टी नहीं थी, उसमें वीपी सिंह प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता थे और जनता दल उभर कर आई, भाजपा को समर्थन देना पड़ा। आप प्लीज जानिए, उस मुकाम से 1991 का चुनाव आता है जहां भाजपा नंबर 1 ऑपोजिशन पार्टी बनती है और 96 होते होते देश की नंबर 1 पार्टी बन जाती है। तो 7 साल में 89 टू 96 में जो ट्रांजिशन होता है वो इतनी ड्रामेटिक तरह से होगा, मुझे नहीं लगता उस समय संघ को इसका अंदाजा था। हालांकि आपकी बात सही है कि ये उनका सपना जरूर था। रामगढ़ जी। सौरभ जी, पहली बात तो ये कि आपको मैं बताऊं, चूंकि यहाँ मैं जाता रहता था बीजेपी ऑफिस पे लोगों से, नेताओं से, और मुझे देखिए ये शुरू से इनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। पहली बात तो ये मानिए, ये अपने आप में राम मंदिर इटसेल्फ कोई संघ परिवार के लिए इशू नहीं है। वो राम मंदिर भी उसमें शामिल था, कश्मीर से जो का मुद्दा भी उसमें शामिल था, और ये जो साइकोलॉजी बनी थी और तथाकथित जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं बाकी सब पार्टियां, कांग्रेस और बाकी, तो ये सारा मिला के उनका एक जो हिंदू राष्ट्र का सपना था, उसमें देखिए पहले उन्होंने क्या किया कि सीधे यहाँ नहीं आए, पहले उन्होंने मूड टेस्ट किया और पहला जो सम्मेलन हुआ उसमें मुजफ्फरनगर में हुआ, हिंदू जागरण मंच के नाम से किया। और बात यह है कि उसमें गुलजारी नंदा को भी बुलाया गया, उसमें कांग्रेस के एक मंत्री थे, पूर्व मंत्री दाऊदयाल खन्ना को भी बुलाया गया, और उसके जो अध्यक्ष थे वो महंत अवैधनाथ थे, तब हिंदू महासभा में थे। देखिए डायरेक्ट ये लोग नहीं आए पिक्चर में। जब देख लिया कि ये बढ़िया है, तब फिर कानपुर में बैठक में इन्होंने तय किया कि क्योंकि वजह क्या थी, उसका मूल जो इनका प्रश्न था हमेशा जो थिंक टैंक के सामने, कि यूपी जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा भी है और जिसमें चारों धाम भी हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उनके लिए एक पजल ये था कि यूपी में हमको क्यों नहीं पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता। और उन्होंने रियलाइज किया कि कांग्रेस के पास मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण है, और चरण सिंह, लोक दल वगैरह ये जो शक्तियां थी, इनके पास पिछड़ा वर्ग, जो डॉक्टर लोहिया कहते 100 में पाए जो है वो पिछड़े 60। तो इनका जो ये प्रोजेक्ट था ये था, क्योंकि मीनाक्षीपुरम में इन्होंने बहुत कोशिश की, जो धर्म परिवर्तन के मुद्दे पे सेंटिमेंट नहीं हुआ, तो इनको लगा कि इस मुद्दे पर यूपी और बिहार दोनों में पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि मिथिला से वो रथ यात्रा और राम जानकी रथ यात्रा, जिसमें उसको ये दिखाया कि कैद में है मुक्ति, जो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, और उसको जब लेके आए हैं पहली बार 8 अक्टूबर 84 को, और उसको जितना विराट समर्थन मिला, मैं था वहां अयोध्या में सरयू तट पर, और उसके बाद जो अयोध्या से यात्रा चली है, लखनऊ तक आई है, तो मुझे ध्यान है मैं अमृत प्रभात के लिए कवर कर रहा था, तो मैंने शायद उसकी हेडिंग लगी थी मेरी खबर की कि सरयू से उठी लहरें गोमती छूने चली। तो वो एक उसमें एक बहुत ही अपार इनको जन समर्थन मिला, मुझे लगता है तब इनका हौसला बहुत बढ़ा। लेकिन उसमें भी ध्यान देने की बात है कि वो जो पहला ज्ञापन था उसमें इन्होंने ये कहा था कि ये जो जमीन है, कांग्रेस सरकार नरेंद्र तिवारी को ज्ञापन दिया था, उसको दिया जाए जो रामानंदी संप्रदाय के हैं, ट्रेडिशनल, जो राम के मैनेज करते हैं जगह, क्योंकि देखिए निर्मोही अखाड़ा वहां 1861 से था, उनके जो मुख्य आचार्य शिव रामाचार्य को दिया जाए। तो देखिए इन्होंने पहले आगे धर्माचार्यों को रखा, रामचंद्र परमहंस को रखा, राम जन्मभूमि न्यास बनाई, मार्गदर्शक मंडल एक होता था, याद कीजिए राजनीति, वो सारे काम तय करता था, धर्म संसद होती थी, धर्म संसद हुआ करता है। तो ये जैसे आप चंद्रयान वगैरह भेजते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके वो पीछे छूटते जाते हैं, कुछ पीछे छूटते जाते हैं और आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, ये सब धीरे धीरे टाइम टू टाइम रिजेक्ट हो गए,
और आगे क्योंकि एक स्टेज के बाद, एक जस्ट सेकंड, जो अटल जी का और आडवाणी का मिजाज था तो वो इतना शायद आक्रामक शैली नहीं अपना पाते, इसलिए उन्होंने तीनों मुद्दों को किनारे भी रख दिया था सरकार चलाने के लिए। तो उनको लगा कि भाई ये नहीं, ये तो आडवाणी जी ने तो जाके जिन्ना को वो कह दिया सेकुलरिज्म का चैंपियन जी। और मुझे तो देखिए, माफ कीजिएगा, मुझे तो लग रहा था कि मोदी जी जितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे वो कुछ कुछ वैसा ही था जैसे पाकिस्तान की असेंबली में जिन्ना ने कहा था कि सब लोग अपने धर्म में मंदिर जाए, मस्जिद जाए, स्टेट का किसी से कोई मतलब नहीं होगा। ये जो गुडी गुडी बातें करना और उसमें व्यवहार लाना, कथनी और करने में बड़ा फर्क होता है। नहीं देखिए, लेकिन सहयोग देखिए सौरभ भाई, 84 अक्टूबर में इंदिरा गांधी की मौत होती है, उन्हें असैसिनेट किया जाता है। मैं सोचता हूँ अगर इंदिरा गांधी रहती, आंदोलन इसीलिए रुक गया था ना, रथ यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली थी, फिर रुक गई। बिल्कुल नहीं, मेरा ये कहना है अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को कोऑप्ट कर लेती। वो इस आंदोलन के साथ एक तरह से उनको अकोमोडेट करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाती, जो राजीव गांधी नहीं कर पाए। एक बार राजीव गांधी आए, उनमें वो मुझे नहीं लगता इंदिरा गांधी की मैं चतुराई कहूं या उनका जो उनकी जो पॉलिटिकल समझ थी, मैच्योरिटी देखिए जो आदमी से आती है, इस तरह के लोग आ गए। यानी 86 तक एक बार शाहबानो केस आता है, लगातार पहले आप माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि स्थिति बदल रही है तो फिर आप ताला खोल लेते हैं, शिलान्यास करते हैं। वो जो सेकेंड हाफ ऑफ द 80s था, वो एक ऐसा समय था कि कांग्रेस में भी एक उथल पुथल हो रही थी। हालांकि 400 एमपीज थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है विचारधारा के हिसाब से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी। 85 और 88 के बीच कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीतती। असम से लेके आप देखिए लगातार कांग्रेस कमजोर होती जाती है। और मानेंगे वैक्यूम तैयार हो गई थी। उस समय पॉलिटिकली मेच्योर लीडर के बजाय अरुण नेहरू, राजीव गांधी इमेच्योर लोग आ गए जो मैनेजर की तरह काम करते थे कि भाई ये कर दो, ये कर दो, और बजाय एक अपनी आइडियोलॉजी पे स्थिर रह के काम करना या उनके पकड़ नब जो जनता के साथ नहीं थी ना। तो मेरा ये कहना है कि एक तरह से सहयोग कहिए कि 85 के बाद जिस तरह से राजनीति बदलती है, उस बदलती हुई राजनीति में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरएसएस संघ परिवार को मौका मिल गया और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको रामदत्त जी और सौरभ जी। एक बार मैंने आडवाणी जी का इंटरव्यू किया था और मैंने वर्ड यूज किया मिलिटेंट। उन्होंने तुरंत वो बड़े गुस्से में आ गए। मैं मिलिटेंट बिल्कुल नहीं हूं, मैंने कभी भी मिलिटेंसी। और फिर उनकी वाइफ कमला जी उनके बगल में बैठी थी, क्यों कमला, मुझ में कोई मिलिटेंसी है? देखिए, कभी कभी परिस्थिति आपको मिलिटेंट बना देती है एक तरह से, या उसकी छवि बन जाती है एक तरह से। आपने जैसे मैंने कहा 1990 में जब वो यात्रा शुरू हुई सोमनाथ से, ऐसा नहीं लगा कि वो एक दिन बीजेपी को दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा देगी। उस समय एक जब मैं मोदी जी उस आंदोलन को, मोदी जी उस फर्स्ट लेग यात्रा को एक तरह से संभाल रहे थे। मैंने उस दिन भी कहा व्हील हैज कम फुल सर्कल, क्योंकि तब भी मोदी जी को मुझे नहीं लगता उनको खुद लगा कि ये आंदोलन इतना बड़ा होगा और मैं खुद उस आंदोलन से इतना बड़ा हो पाऊंगा। ये सहयोग है कि उस समय कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी। यूपी बिहार में मंडल कमंडल की राजनीति आ रही थी, उसमें वीपी सिंह ने अपना कार्ड खेल लिया, उसका रिएक्शन आ गया। ये सब चीजों की वजह से मुझे लगता है एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया और उस वैक्यूम को भरना ही था और उस वैक्यूम को भाजपा ने बड़ी अच्छी तरह से भर दिया। और एक चीज और भी यहाँ पे गौर करने की है राजदीप जी की 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के सामने जनादेश मांगने, एक मिनट सर, नरेंद्र मोदी जब देश के सामने जनादेश मांगने आते हैं तब वो डेवलपमेंट, विकास की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। बिल्कुल जो कोर प्रॉमिसेस थी उनका वो जिक्र नहीं करते हैं। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ये होता है कि दीपावली बहुत अच्छे से भव्य स्तर पर मनाई जाए, इतने लाख दिए जले, और वापस से वो जो उनको लगता है कि कल्चरल रेनेसा हम शुरू कर सकते हैं। और 2019 के मैंडेट के बाद जब फैसला आता है तो वो एक फुल सर्कल कंप्लीट होता है और एकदम से
अपने कोर पोल प्रॉमिसेस पर बीजेपी सक्रिय दिखना सौरभ शुरू हो भाई, गई। अडवाणी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते हैं बीजेपी के 2009 में, पोस्ट वाजपेयी इरा। कितने वोट आते हैं बीजेपी को? कुल मिलाकर करीब 9 करोड़ वोट। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनते हैं और 2019 तक कितने वोट आते हैं बीजेपी को? करीब 22 करोड़। 9 करोड़ से 22 करोड़, ये क्या मंदिर की वजह से नहीं आया? मंदिर के एजुटेशन की वजह से। अगर आप कहे कि जब आप कहते हैं कि आपकी बात सही है, मंदिर की वजह से बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बनी इस देश की। मंदिर की वजह से वो 90 के दशक में उन्होंने कांग्रेस को टक्कर देके देश की नंबर 1 पार्टी एक तरह से बन गई, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी कभी नहीं बन पाई। वो 2009, 2014 और 2019 पे बनता है, क्योंकि तब तक मुझे लगता है लोगों को एक तरह से जो यूपीए 2 जिनकी कमजोरियां थी, उनका फायदा उठा के मोदी जी डेवलपमेंट प्लस मंदिर, ये मोदित्व है। नहीं राजदीप जी, ये जब आप बार बार मंदिर लेके आते हैं, 9 करोड़ से 22 करोड़ कैसे बन गई? मंदिर की वजह से? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने 2014 में कहा मंदिर का मुद्दा इतना भुना है। यही मैं आपको कह रहा हूं ना कि वो नेशनलिज्म और डेवलपमेंट, सुप्रीम लीडर, डिलीवरी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारे फैक्टर थे। इसके लिए मैं मोदित्व शब्द यूज करता हूँ, हिंदुत्व नहीं, मोदित्व। ये मोदित्व का जमाना है। जी हाँ रामदेव जी, वी आर मिसिंग 2 थिंग्स इम्पोर्टेंट जी। ये उस दौर में याद कीजिए राजदीप जी, जब आडवाणी जी चले तब आप कहते हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से फिर वीपी सिंह और मुलायम सिंह और लालू यादव इन लोगों ने रिएक्ट किया, और जिस तरह से देखिए हमेशा एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब ये एकदम चैंपियन बन के उभरे और ये लोग मस्जिद के या मुस्लिम के चैंपियन बन के, और देखिए इनमें होड़ थी, वीपी सिंह मुलायम सिंह में होड़ थी, कंपटीशन था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाके काली टोपी लगा के जाके जुलूस निकालना, फिर बंबई में जाके करना, तो एक परसेप्शन भी ये बना कि भाई केवल बीजेपी हिंदुओं की बात करती है और बाकी ये सब मुस्लिम परस्त है। जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द इस्तेमाल करते थे, उसको वजन मिला, वो मतलब लोगों के दिमाग में घर कर गया। दूसरी बात जो आप 14 के चुनाव के कर रहे हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने देखिए ऊपर से था कि ये विकास अखबारों में या मीटिंग में वो था, लेकिन जो इनका ग्राउंड लेवल कैंपेन था ना, जो इन्होंने ढेर सारी हर विधानसभा क्षेत्र में जाके एक गाड़ी थी जो ले जाके इनको वीडियोस दिखाती थी, और गुजरात के और अयोध्या के, और वहां लोगों से ये कहते थे कि देखिए मोदी ने गुजरात में ठीक किया मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, यही मंदिर बनवा सकता है और यही देश भर में मुसलमानों को ठीक करेगा, जो हमारा कोर एजेंडा है, चाहे 370। ये रामदत्त जी कौन कहता था ये चीज? ये जो प्रचारक जो गांव-गांव डायरेक्ट 1 to 1 बात करते थे, गाड़ियां में ले जा करके, जो कैंपेन की एक अलग वो एक होती है, कैंपेन कई लेवल पे चलता है। आज भी आप देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही है, उसमें मथुरा की भी बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब विनय कटियार का भी स्टेटमेंट आया है। नहीं, मेरा देखिए प्रमुख या मोदी जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे ये चीजें होती हैं। तो बीजेपी की प्रचार गाड़ियां गई थी गाँव-गाँव और घर घर। गुजरात मॉडल से एक अभिप्राय ये भी था कि भाई ये थोड़ा दबा के रखना। मैं आपको पूछता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले चुनाव में जो हमारे यहाँ माली है, वो हमेशा बसपा या सपा को वोट देता था। मैंने पूछा भाई इस बार कैसा रहे, कहा साहब वोट तो इन्हीं को देंगे। किसको? कहा मोदी को। तो क्यों? क्योंकि साहब इनके राज में मुसलमान दब के रहते हैं। तो देखिए अपेक्षाएं इन्होंने डेवलपमेंट वगैरह तो सब कहने की बात है, आज भी कौन डेवलपमेंट, आज तो कौन से आर्थिक संकट है, आज कोरोना है, इसके बावजूद ताली क्यों बज रही? तो ये है कि भाई हिंदू प्राइड के ये है, अच्छे हैं बुरे हैं, ये हमारे हैं और ये हिंदुओं के नेता है, हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजी कई, लेकिन रामदत्त जी और सौरभ स्ट्रेटेजी बदली। देखिए 89 to 93 में जिस तरह के भाषण हुए, जिस तरह से उन्होंने उसे अग्रेसिवली लिया, जिसकी वजह से दिसंबर 6-92 की घटना होती है, उसके बाद राइट्स होते हैं, वहां से 95 के बाद एक नया मोड़ आता है, जहां बीजेपी को लगता है चलिए अब संविधान के जरिए कोलिशन पॉलिटिक्स बनाते हैं, और जिस तरह से वाजपेयी जी को चेहरा बनाया जाता है। देखिए 95 में जब बंबई में सेशन होता है, अडवाणी जी कहते हैं वाजपेयी हमारा चेहरा, वाजपेयी जी हमारा चेहरा बने, और यानी आपको उस समय पता चला कि एक सीमा थी, केवल मंदिर एजिटेशन से
हम देश की राजनीति पर अपने आप को नंबर 1 पार्टी नहीं बना पाएंगे। हम कांग्रेस को कमजोर बना पाएंगे, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको कमजोर बना पाएंगे, लेकिन 95 के बाद एक मॉडरेट इन्फ्लुएंस आता है, इसलिए वाजपेयी जी को चेहरा बनाया जाता है ताकि आप सरकार बना सके। कोलिशन का जमाना है, ये चलता है 2005 तक। 2009 तक आप मौका देते हैं इस मॉडरेट इमेज के लिए, लेकिन अडवाणी जी की हार के बाद, 2009 के हार के बाद, जब आप ये तय करते हैं कि मोदी जी हमारा चेहरा बनेंगे, मुझे लगता है तब आपने एक तरह से तय किया कि अब हम हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट नहीं, मैं राजदीप जी, आप पूरा 2013-14 का कैंपेन देखिए नरेंद्र मोदी का, ही कीप्स टॉकिंग अबाउट पूरा उनके प्लान क्या थे। yes. वो एक सटल पुरानी टोन नहीं हो, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट टोन नहीं हो, हो सकता है, लेकिन एवरीबॉडी वाज क्रेविंग फॉर अ न्यू इंडिया, जो जिसकी जीडीपी डेवलपमेंट अच्छा हो, जो इनर्शिया आ गया वो दूर हो। सर मेरा ये आपसे ये पूछना है, एक हाँ, अगर यूपीए 2 इतनी कमजोर नहीं होती तो क्या मोदी जी की ये इमेज इस तरह से बनती? जो एंटी करप्शन अन्ना हजारे का एजिटेशन हुआ, जिस तरह से यूपीए कमजोर हुई, जिस तरह से राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स के बाद 89 में कमजोर हुई, उसी तरह में 2014 में मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार कमजोर हुई। वहां धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ जो कॉम्प्रोमाइज किया, वहां आपको एंट्री मिली बीजेपी आरएसएस को। इस बार आपको एंट्री मिली अन्ना हजारे के एजिटेशन के बाद। मोदी जी ने भले ही मंदिर, मैंने खुद कहा कि मोदी जी ने मंदिर एजिटेशन पर अपना 2014 चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी छवि बन गई थी 2002 गुजरात के बाद एक हिंदू हृदय सम्राट की। मोदी जी की छवि कोई डेवलपमेंट विकास पुरुष की नहीं थी। राजदीप जी हिंदू हृदय सम्राट की छवि खुद नरेंद्र मोदी 2007 से बदलना शुरू कर चुके थे। अरे दोनों, he used to be called CEO's first choice, बिजनेस लीडर्स की फर्स्ट चॉइस। आप देखिए बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। फिर वो सर मेरा आपसे कहना है कि दोनों साथ चले, हिंदुत्व और डेवलपमेंट, जो ना अडवाणी जी कर पाए ना वाजपेयी जी कर पाए, वो मोदी जी कर पाए। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि यूपीए 2 इतना असफल रहा, देखिए राजनीति में दूसरे की असफलता आपके लिए एक संभावना होती है, सफलता नहीं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कैश कराते हो। जनता पार्टी अलग अलग कुनबे जुड़े, लेकिन वो 350 पार नहीं कर पाए, 353 के अल्ले पल्ले रहे, अगर मुझे ठीक याद है। जनता दल 200 पार नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी 96 में कांग्रेस के 5 साल के शासन के बाद नहीं पार कर पाए। 2014 में बीजेपी ने उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग मंदिर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें समराइज करके हम उसी से जोड़ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मैंडेट और कैंपेन का बहुत ही वन साइडेड व्यू है। मेरा ये मिस कर रहे हैं राजदीप जी प्लीज। मुझे लगता है कि देखिए इस सब के बावजूद डेवलपमेंट की बात की, एस्पिरेशन जगाई, वो ठीक है, मंदिर और हिंदुत्व था वो अपनी जगह है, लेकिन माइक्रो लेवल पे जितना सोशल कोलिशन, देखिए जिसके लिए ये था आंदोलन, सोशल कोलिशन। आप बताइए गोरखपुर तक में जहां योगी जी आते हैं चुनाव जीतने के लिए, निषाद को अपनी पार्टी में ले आए तब चुनाव जीते। अपना दल को बनारस में मोदी जी बहुत बड़े, बनारस में अपना दल को जो छोटा 2 जिलों में है वो अपना दल, कुर्मी चूंकि उनके साथ हैं, सोनेलाल पटेल की पार्टी, उनकी बेटी है, ले आए। उधर राजभर को ले आए, देखिए अभी भी पासवान को साथ लिए हुए हैं, नीतीश को साथ लिए हुए। तो बीजेपी ने जो सोशल कोलिशन बनाया है उस पर ध्यान दीजिए कि एंटी मुस्लिम जो पोलराइजेशन में छोटी छोटी पार्टियों को, यहाँ तक कि दलित को, इस समय मायावती क्यों परेशान है, इसलिए कि पूरा जो है उनका वोट खिसक रहा है। इस समय अखिलेश यादव भी परेशान है क्योंकि यादवों का भी उन्होंने काफी, तो ये राम मंदिर के सहारे इन्होंने छोटे छोटे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जातियों का कोलिशन। रामदत्त जी मेरा इतना ही कहना है, ये कोशिश नहीं, मेरा इतना ही कहना है रामदत्त जी, ये कोशिश लगातार 1990 से हुई, जब लोध समाज एक तरह से मंदिर एजुटेशन से जुड़ गया, कल्याण सिंह जैसे नेता, उमा भारती, लेकिन उनको राजनीतिक सफलता 2000 कहां उत्तर प्रदेश में मिली। 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत मिलता है, 2012 में मुलायम सिंह जी को मिलता है। आप देखिए ना अखिलेश को, देखिए धीरे धीरे मंडल की ताकतें कमजोर होती गई, कांग्रेस तो कमजोर होता ही जा रहा था, वैक्यूम था। बीजेपी ने मंडल और मंदिर को एक तरह से साथ मिलाया, वहां मार्केट भी था, जो आज सौरभ बात कर रहे सीओ की, लेकिन सीओ चुनाव नहीं जिताते। आप
खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत में जीतते जब आपका सोशल कोलिशन सही होता है। ये सोशल इंजीनियरिंग है। ये चलिए, समय की कमी है, मेरे दो सवाल है सीधे सीधे। मंदिर के साथ सोशल इंजीनियरिंग को आप भूल प्रिसाइसली मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो कई चीजों का एमल्गमेशन है। मेरे दो सवाल है सीधे सीधे, समय की कमी है। एक सवाल ये है कि कांग्रेस की जो दुविधा है, रामदत्त जी, ये दुविधा तब भी थी क्योंकि बूटा सिंह को बहुत कन्विंस करना पड़ रहा था, एनडी तिवारी को। फिर नरसिम्हा राव खड़े होके बोलते हैं कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। राहुल गांधी बोलते हैं कि कोई गांधी होता तो मस्जिद नहीं गिरती। फिर वो मैं जनेऊधारी, मतलब एक समझ में ही नहीं आ रहा है। कमलनाथ ईंटें भेज रहे हैं, दिग्विजय सिंह मुहूर्त की बात कर रहे हैं, कोई नेता कुछ और कह रहा है। उसकी वजह है कि देखिए, कांग्रेस में अब वो कन्विक्शन वाले लीडर नहीं रहे ना। सुविधा वाली बात है कि जो पीढ़ी संघर्ष से आई थी और जिन्होंने सबका समन्वय किया था, उसमें हर एक विचारधारा को लेके, लेकिन उनका जो मूल था कि ये देश सबका है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबके सन्मति दे भगवान, वो जो मूल वो था, वो अब उससे कांग्रेस में वो देखिए संघर्ष से आती है। आप जब राजमहल में तीसरी पीढ़ी जब आप कारपोरेट टेक ओवर करते हैं, अब आप सोचिए कि धीरू भाई अम्बानी ने जो संघर्ष किया और कैसे कैसे एक एक जगह जाके राजदीप जी उन्होंने सब जुटाया होगा, तो उनको पता है किसका क्या महत्व है और कैसे चीजें जुटाई जाती है। अब ये लोग, इनको विरासत में मिल गई इतनी बड़ी पार्टी, ये समझते नहीं कि किन वैल्यूज से पब्लिक जुड़ी थी साथ में। कोई गांधी जी की या नेहरू की कोई चमड़ी तो लाठी खाई थी, नेहरू ने भी लाठी खाई थी, पंत जी ने भी, और आनंद मोहन जैसा त्याग करके छोड़ा था, उन लोगों का त्याग का था। इनके पास आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है। अगर आइडियोलॉजिकल क्लियरेंस होती, क्लियर होते आइडियोलॉजी में, तो ये नहीं होता कि आज ये और आज वो। ये वैचारिक जो रामदत्त जी, आप बार बार आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आइडियोलॉजी के अलावा एक चीज होती है ग्राउंड रियलिटी, टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द पब्लिक। मतलब ये टू वे प्रोसेस है, आप लगातार उस मूड को मोल्ड भी करते हो और जो पब्लिक का मूड आ रहा है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करते हो। यू क्लेम टू रिप्रेजेंट दोस पीपल। जो वर्कर है सोनिया गांधी और प्रियंका या राहुल के, उसमें आम वर्कर के जो स्टेट पार्टी चीफ भी नहीं बात कर पाता। आम लोगों के बीच रहते कहाँ ये? आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन जो है, ये विचारधाराहीन, या मैं कहूंगा विचारधारा की कंफ्यूजन है, ये कांग्रेस में सालों से रही है। आप अगर देखिए, जो तिलकाइट्स जिसे कहा जाता था, कांग्रेस को 20th सेंचुरी के शुरुआत में तिलकाइट्स वर्सेस गांधीयंस, ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट था कि आप हिंदुत्व के कितने करीब है। आज की तारीख में लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एक जमाने में ये सब कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा समुंदर था, एक गंगा की तरह था जहां कई विचारधारा के लोग आते थे। अब क्या हुआ, जब आपकी राजनीति चली गई तब आप सबको अकोमोडेट नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी जानती थी कि आरएसएस के साथ किस तरह से उनको डील करना है, उनकी भी डीलिंग्स हुआ करती थी। वो कभी एंटी हिंदू परसेप्शन नहीं था। गांधीयन वर्सेस तिलकाइट्स भले ही अंदरूनी लड़ाई हो, गांधी को कोई एंटी हिंदू तो नहीं कह सकता था। मुझे लगता है 90 के दशक के बाद, और नरसिम्हा राव ने इसीलिए अकोमोडेट करने की कोशिश एक तरह से की, लेकिन एक बार सोनिया गांधी आई, मुझे लगता है ये परसेप्शन कांग्रेस की बढ़ती गई कि कांग्रेस जो है वो एक एंटी हिंदू पार्टी है, क्योंकि सोनिया गांधी के राज में वो अकोमोडेशन नहीं बन पाए इस मुद्दे को लेकर कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ किस तरह का समझौता करना है, नहीं करना है। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको कितना दूर रखता है। सोनिया वॉज वेरी क्लियर इन अ वे कि उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट हर डेफिनेशन आई थिंक ऑफ सेक्युलरिज्म इज वेरी डिफरेंट। उसमें कहीं ना कहीं, एंड ऑल्सो हमें ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो बीजेपी का कैंपेन था फॉरेन ओरिजिन्स की है, बाहर की महिला है, वहां मुझे लगता है जो एंटी हिंदू एक छवि बन गई कांग्रेस की 98 के बाद, खास करके धीरे धीरे बीजेपी ने तो शुरुआत तो की थी, तब कहा था यू आर स्यूडो सेक्युलर, लेकिन धीरे धीरे स्यूडो सेक्युलर से राजीव गांधी को आपने स्यूडो सेक्युलर कहा, सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं आपने एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम कह दिया। राजदीप जी, शरद पवार ने क्या कहा था जब अलग पार्टी बनाई थी? नहीं, उन्होंने फॉरेन ओरिजिन्स का मुद्दा उठाया ना, लेकिन इसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ कि वो कांग्रेस को एक एंटी हिंदू पार्टी बना दी। जब मनमोहन सिंह कहते हैं मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेस,
उसका तुरंत फायदा बीजेपी रिएक्शन ने होता है, उठाया बिल्कुल और कहा कि ये जो पार्टी है ये एंटी हिंदू पार्टी है। और आज भी मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसका एक स्टैंप लग गया है, और इसी वजह से आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह बोलना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम भी हिंदू है, हम भी, बट वो आसान नहीं है। पेटेंट बीजेपी के पास आ गया है, अब उस पेटेंट को आप कैसे रिप्लेस करोगे? जी रामदत्त जी, इसके साथ एक बहुत जरूरी बात मैं रखना चाहता हूँ कि देखिए, एक राजदीप जी, पहले ये होता था कि भाई लीडरशिप बुर्जुआ से आएगा और वो वेलफेयर करेगा, दलित का, गरीब का, कमजोर का। अब देखिए ये जो नई राजनीति आई है मंडल के बाद से, और बीएसपी की जो राजनीति आई, तो दे वांट लीडर, काशीराम भी कहते थे। और जब राजनाथ सिंह ने यहाँ लागू किया ये डिवीजन किया आरक्षण में, तो मैं गया था, तो मैंने बात की वहाँ जो मोची है, गडरिया है या इस तरह के, उनका कहना था कि साहब देखिए, जब तक लीडर हमारा नहीं होगा, डीएम और सीएम, तब तक हमारी बिरादरी का, तब तक हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए कांग्रेस क्या है, लीडरशिप अभी भी अपर कास्ट, ब्राह्मण, ठाकुर ये रखे हुए हैं। इनको लीडरशिप के बैकवर्ड्स को, दलित को जब तक नहीं देंगे तो इनके साथ लोग क्यों आए? आखिर सारे हिंदुत्व के बावजूद, मोदी सारी पॉपुलैरिटी के बावजूद इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि मैं पिछड़े तबके से हूँ, मैं पिछड़े, तो वही तो मंडल और मंदिर आ गया साथ में। तो जी, तो उन्होंने मंडल और मंदिर आ जाता है। चलिए मुझे आज भी लीडरशिप नहीं देना चाहिए। लीडरशिप, चलिए मेरा आखिरी सवाल सुन लीजिए आप दोनों लोग। मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये ब्रांड नरेंद्र मोदी एंड नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें अब ये जो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, वो क्या जोड़ेगा घटाएगा उनके पोल प्लान के तौर पर, उनकी पर्सनैलिटी के तौर पर, उनके लिए स्ट्रेटजी के तौर पर? पहले रामदत्त जी, फिर राजदीप जी, समय कभी है, संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय मोदी जी की भक्ति चरम पे है। चाइना का चाहे जो वो हमारे अंदर घुस जाए, कोरोना का कुछ भी हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, लॉन्ग रन में भारत जैसे देश में आप सत्ता का इतना सेंट्रलाइज करके पार्टी और सरकार को चल नहीं सकते, उससे बहुत अच्छे नतीजे नहीं आते हैं। और खास करके जब आपके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, तो गाड़ी में ब्रेक अच्छी होनी चाहिए। और इस समय उनके ऊपर ना पार्टी का कोई सिस्टम है, ना सरकार में कोई सिस्टम है, ना अदालत है, सारी संस्थाएं, ना चुनाव आयोग, सीएजी। तो ये बड़ा मतलब अब रामदत्त जी काफी गंभीर किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं। जहां तक अंकुश की बात है, संघ ऐसा नहीं मानता है। संघ कहता है आपका कोई स्वयंसेवक अच्छा करे। राजदीप जी ने अपनी किताब में भी लिखा है, हमारा कोई स्वयंसेवक भाई कोई नहीं है। मैंने मेरे किताब कोर्ट का, चुनाव आयोग, आप सत्ता के केंद्रीकरण की जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, और ये केंद्रीकरण हमने पहले इंदिरा के समय में, नेहरू के समय में देखा है, उसके प्लस माइनस क्या होते हैं, पर उनके साथ साथ आप संस्थाओं को कितना मजबूत करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जी राजदीप जी, क्लोजिंग रिमार्क। हाँ, छोटी स्टोरी। 2000 मेरे किताब में लिखा है, 2012 में कुछ बीजेपी के नेता सरसंघ चालक के पास जाते हैं, मोहन राव भागवत के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए मोदी जी को आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नहीं रख रहे, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा देखिए मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन एक ही है कि अगर मैं उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाऊं या जो भी बनाऊं, कल वो सरसंघ चालक भी बनना चाहेंगे। अब यही हुआ है। आपने देखा मंदिर के उस कार्यक्रम में सबकी निगाह मोदी जी पर थी। मोहन राव भागवत सपोर्टिंग कास्ट की तरह थे। एक तरह से मोदी जी न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, न केवल भाजपा के नंबर 1 नेता हैं, वो अब संघ परिवार के सुप्रीम लीडर हैं। ये मोदी जी का एक, दिस इज एज, लास्ट वीक मैंने कहा था हिंदू एज, दिस इज मोदी एज। और इसी राजदीप जी, संघ आरएसएस ऐसे ऑपरेट नहीं करता है। पीपल कम, पीपल गो, ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। अटल बिहारी वाजपेयी आए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, संघ अपनी भूमिका में अभी भी रहा। सर ये हो सकता है, आपकी बात जो है वो सही, ऐसा नहीं है। 2002 में देखिए, 2002 में शिलादान का कार्यक्रम किया था अशोक सिंघल ने, और वाजपेयी आडवाणी की सरकार थी, लाठियों से कार्यसेवकों को मारा गया था। और उसके बाद कितने बिटर हो गए थे उस समय सिंघल जी। वाजपेयी जी डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी ने संघ को थोड़ा नीचे कर दिया था।
चाहे उस समय के सर संचालक की वजह से, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कितना कटु हो पर मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, उम्र की भी, शक्ति की भी, सौरभ भाई, संगठन की नहीं होती। सौरभ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने संघ परिवार को कमजोर किया, आरएसएस को, लेकिन उन्होंने किया है भाई, मजबूत हुआ है संघ, बिल्कुल किया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरह से इस लेवल पर ले गए हैं एज अ सुप्रीम लीडर कि सबकी निगाहें एक तरह से उन पर है। जो आप कहेंगे मोदी जी आएंगे जाएंगे, ये सही हो सकता है। देखिए 70 की दशक में कांग्रेस को इसका आज भुगतना पड़ रहा है नुकसान, कि एक तरह से इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नहीं राजदीप जी, आप ये जो तुलना से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही, चाहे वो नए सोशल कॉम्बिनेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा में शायद अगर फर्क हो तो यही है कि 1970 के दशक में इंदिरा अपने एक तरह से टॉप पर थी, लेकिन संगठन कमजोर होता गया। अब क्या है कि मोदी जी टॉप पर है, चैलेंज है कि आप संगठन को भी उसी तरह से मजबूत रखें, क्योंकि कल अगर मोदी जी ना रहे और अगर फिर आपको उसी तरह से नंबर 1 देश की पार्टी बनना है, तो क्या आप उतनी आसानी से बन पाएंगे? ये बीजेपी के सामने चैलेंज है। लेकिन I'm sure BJP stalwarts know this, that they need to work on their bench strength। रामदत्त जी, समय नहीं मेरे पास, जल्दी फटाफट। ओनली 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोदी जी इस समय केवल आरएसएस का तो एक लिमिटेड है ना, मोदी जी को जो नॉन आरएसएस हिंदूज बहुत हैं जो आरएसएस के आइडल है, उनका भी वेरी राइट। तो मोदी जी मच और वोट है जो आपने भी कहा 28 करोड़। बिल्कुल समय नहीं है, अब हमें अगले मुद्दे की तरफ जाना है। अगले केवल 30 सेकंड। देखिए पर्सनालिटी कल्ट है। आपको 9 करोड़ से 22 करोड़ जो पार्टी जाती है, वो केवल संगठन पर नहीं गई है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक पर्सनालिटी कल्ट बना है, लोग मोदी जी से जुड़े हुए हैं। उसमें से कितने लोग मंदिर से जुड़ेंगे या हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ेंगे, इस पर सवाल है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आज की तारीख में उस मंदिर समारोह में, भूमि पूजन में सबकी निगाहें जिस तरह से मोदी जी पर थी, ये एक पर्सनालिटी कल्ट का जमाना है। अगर मोदी जी की जगह आरएसएस मुखिया पे होती तो आप बोलते कि बताइए, एक ये देश का फंक्शन है, इसमें संगठन का मुखिया क्या कर रहा है? मोदी इज हिंदुत्व एंड हिंदुत्व इज मोदी। जिस तरह से एक जमाने में कहा गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, मोदी इज हिंदुत्व एंड हिंदुत्व इज मोदी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। मैं आखिरी में, चूंकि राम किसी पार्टी, किसी आंदोलन, किसी व्यक्ति और किसी समय के बंधुआ नहीं है, और राम के नाम के साथ जब उनका चरितमानस लिखा गया, एक शब्द जोड़ा जाता है, दीन दयाल। तो जो राम की सियासत करें वो भी, जो राम को मानते हैं वो भी, जो राम भक्त हैं वो भी, और सब तरह के राम भक्त, सोशल मीडिया पर राम के नाम पर उल्टा सीधा लिखने वाले भी, या हमारे जैसे लोग भी जो अपने पुरखों को खूब मानते हैं, वो ये याद रखें कि दीन पर दया, करुणा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुरी व्यापा। किसी को भी दुख ना हो राज्य में, वो किस जाति का है, किसी धर्म का है, किस संप्रदाय का है, किस भाषा को बोलने वाला है। और दैहिक ताप से कैसे बचेगा? स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो। भौतिक सुख कैसे मिलेंगे? शिक्षा और रोजगार के अवसर अच्छे हो, सबको न्याय मिले। ऐसा राम राज्य है जिसकी गांधी जी कल्पना किया करते थे। सौरभ भाई, आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन अगर ये होता तो फिर ये जो समारोह होता, ये पॉलिटिकल स्पेक्टिकल ना होता, तो फिर वहां संघ परिवार से अलग लोगों को भी बुलाया जाता है। अरे राजदीप जी, उनका काम है सियासत, हम तो अपनी बात कह रहे हैं भाई। एक नागरिक के तौर पर मेरे राम कैसे हैं? आप सर्व समावेशी राम। राम आज पॉलिटिकल फिगर बन गया है। देखिए सौरभ भाई, राम किसी मंदिर के भी मोहताज नहीं है, निर्गुण राम। गांधी के राम किसी मंदिर के मोहताज नहीं थे कभी। रामदत्त जी, हम और आप, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट साउंड करेगा, हम और आप यहाँ पे ये कहना अफोर्ड कर सकते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग जो पॉलिटिकली चार्ज नहीं है, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि भगवान राम का वहां पर मंदिर बन रहा है। सर, वो अलग तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हम मैं लोगों ने उसकी लीगलिटी डिस्कस की, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट डिस्कस किया, राज्य कितना शामिल हो ये डिस्कस किया।
मैं आपको एक सेंटिमेंट बता रहा हूँ। मैं सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो नास्तिक है वो भी राम को मानते हैं। मैं ये सिर्फ यही कह रहा हूं। वो तो खुश नहीं सर है। अगर मैं मानूं नहीं मानूं, पर ये भी एक हकीकत है कि 92 में वहां एक मस्जिद थी जो गिराई गई, जो क्रिमिनल एक्ट था। मैं उसके बारे राजदीप में जी, वो जिक्र तो ना सुप्रीम करूं। कोर्ट ने भी माना है और उस पर सुनवाई हो रही है, और उम्मीद अरे रखिए पर मैं देश की उसका न्याय जिक्र व्यवस्था। ना करूं। राम का भक्त हूं मैं, लेकिन राम का मतलब, राम राज्य का मतलब क्या है सौरभ भाई? जस्टिस, कंपैशन, न्याय, लोगों की तरफ कंपैशन। राम का मतलब नॉन वायलेंस होता है, जब फॉर हायर वैल्यूज। वायलेंस ओनली व्हेन यू आर फाइटिंग अ रियल कॉज। वाज दैट अ कॉज? ये परस्पर मस्जिद, प्रीति चला ये तो इसमें अधर्म। ये सब बड़े अच्छे होते हैं। राम का इस्तेमाल किया गया है। राम देखिए, आप राज्य लोग जो है 30-30 उसका सेकंड कह इस्तेमाल के किया। इतना समय ले लेते हैं। सेंटिमेंट, राजदीप जी, आपकी लोगों टीवी के ट्रेनिंग है, सेंटिमेंट्स का आपको यूज समय किया से गया शो है। खत्म करना सेंटिमेंट, होता है। चलिए रामदत्त त्रिपाठी जी, आप सेंटिमेंट। हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो पब्लिक डोमेन में उतनी कॉमन नहीं है। और मैं लल्लन टॉप के दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा संगठनों का आंदोलन रहा, उसके जो अलग अलग मोड़ हैं, उस पर हम रामदत्त जी से अलग से एक विस्तार से बातचीत करेंगे, ताकि ये अपनी रिपोर्टिंग के अनुभव शेयर कर सकें। रामदत्त जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेता नगरी के दूसरे मुद्दे की तरफ। नेता नगरी में आज का दूसरा विषय, जैसा कि मैंने पहले बताया, कश्मीर में धारा 370 के निष्प्रभावी किए जाने का 1 साल पूरा हुआ है। क्या वहां पर चुनाव के लिए हालात माकूल हैं, मुनासिब हैं, दुरुस्त हैं, तैयार हैं? मनोज सिन्हा को वहां पर नया एलजी बनाया गया है मुर्मू की जगह। इस अपॉइंटमेंट के क्या पॉलिटिकल निहितार्थ हैं? कुछ नेताओं को नजरबंदी से निकाला गया, कुछ अभी भी हैं। इसके क्या मायने हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता हैं, सरपंच हैं, उन पर आतंकवादी हमला कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मिलिटेंसी में कितनी कमी आई है? इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता नगरी में आज जुड़े हैं अशरफ बानी जी, जो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ हैं। अशरफ बानी साहब से ललन टॉप के दर्शक पहले भी एक बार मिले हैं, जब हम लोगों ने तसल्ली से एक लॉन्ग फॉर्म बातचीत की थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि मनोज सिन्हा और अशरफ बानी दोनों ही IIT BHU के पढ़े हुए हैं। अरे वाह। तो मनोज सिन्हा जो LG बन गए हैं, और बानी साहब जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, मनोज सिन्हा इनके सीनियर हैं। एक व्यक्ति नेता बन जाता है BHU से निकल के, और दूसरा व्यक्ति पत्रकार बन जाता है। तो बानी साहब, सबसे पहले पहला सवाल ये कि घाटी में हालात कैसे हैं, बिल्कुल कॉमन पीपल के नजरिए से मैं आपसे पूछूं, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कोरोना के पहले जो एक नॉर्मलसी जैसी भी थी, जितनी भी थी, वो कम हुई है, ज्यादा हुई है, वो मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। सर, पूरे देश को और दुनिया को पता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक बड़ा सा लॉकडाउन कश्मीर में रहा। करीब 4 महीने तक बंद रहा पूरा कश्मीर। पहले कर्फ्यू था, इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई, मोबाइल सेवाएं बंद हो गई, फिर धीरे धीरे करके इन चीजों को रेस्टोर किया गया। पहले कॉल सर्विस जो थी मोबाइल्स पे या लैंडलाइन, वो रेस्टोर की गई। उसके बाद फिर करीब 4 महीने के बाद 2G इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई। लेकिन 1 साल बीत गया, अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट कश्मीर में आम लोगों के नसीब में नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हालात की बात करें तो जो कहा जा रहा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की काया पलट हो जाएगी, प्रधानमंत्री ने संसद में बोला, गृह मंत्री ने संसद में बोला, 4 महीने के बाद कश्मीर की सूरत और सीरत बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ बदलाव कश्मीर में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लोगों की दिक्कतें जो है वो ज्यादा बढ़ गई हैं, और उसके ऊपर जो कोरोना का संकट है उसने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखें तो कश्मीर में, क्योंकि देश में जो कुछ महीनों का कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के लोग अब 1 साल से घरों के भीतर है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं, 1 साल में शायद 2 दिन मेरा बेटा जो है कॉलेज जा पाया है यहाँ श्रीनगर में, और उसके बाद फिर कोरोना वायरस का लॉकडाउन शुरू हुआ। क्योंकि 5 अगस्त को कॉलेज स्कूल बंद हो गए थे, और फिर वो सीजन पूरा ही चला गया। लेकिन फिर जब मार्च में दोबारा जो है शिक्षा क्षेत्र शुरू हो गया था, स्कूल खुलने लगे थे, तो 2 दिन 3 दिन स्कूलों ने काम किया, और उसके बाद फिर दोबारा कॉलेज और स्कूल जो हैं कोरोना वायरस के चलते बंद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी को भी देखें, वो भी बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हुई है कश्मीर में। पिछले अगस्त से इस अगस्त तक अगर 1 साल की बात करें,
क्योंकि 25% जो जीडीपी जम्मू कश्मीर की है, खासतौर से अगर पूरे कश्मीर की बात करें तो वो टूरिज्म पर निर्भर है। और पिछले 5 अगस्त से बिल्कुल पर्यटक जो है कश्मीर नहीं आ रहे और आएंगे भी कैसे। पहले तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो लॉकडाउन था उसके बीच नहीं आ पाए और यहाँ तक कि उन पर प्रतिबंध था पर्यटकों के कश्मीर आने पर। और जब प्रतिबंध हटा तो उसके बाद फिर कोरोना वायरस लॉकडाउन शुरू हुआ और हालात भी क्योंकि बाजार नहीं खुल पा रहे हैं, लोगों की आवाजाही नहीं है, तिहत्तर जो है मुठभेड़ें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस 1 साल के दौरान हुई है, जिसमें 155 जो है आतंकी मारे गए हैं अलग अलग ऑपरेशंस में, अलग अलग मुठभेड़ों में। और वहीं करीब 45 जो है सुरक्षा कर्मी और सेना के जवान और अफसर जो है इन मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो जाहिर है कि कुछ काया पलट नहीं हुई हालात में, यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात ज्यादा बिगड़े हैं। ये नेताओं का कहना है, खासतौर से जो विपक्ष में है। और अगर राजनीति की बात करें तो एक बड़ा सा वैक्यूम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। कोई मुख्य धारा की राजनीतिक दल जिन्होंने दशकों से जम्मू कश्मीर में सरकारें चलाई, जम्मू कश्मीर का प्रशासन चलाया, वो हाशिए पे हैं। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जो 70 साल पुरानी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, चाहे फिर पीडीपी की बात करें, चाहे फिर बाकी वो जो बड़ी 2 पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की। और अगर अलगाववादियों की बात करें तो एक जमाने में जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इस पूरे स्पेस में एक स्टेक होल्डर माने जाते थे, लेकिन अब वो हाशिए पे आ गए हैं। अधिकतर उनमें से जो हैं जेलों में नजरबंद हैं या तो फिर उनको घरों के भीतर नजरबंद रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो पहल है वो बिल्कुल थमी सी हुई है। तो इस बीच उसका फ्रस्ट्रेशन लोगों में भी साफ झलक भी रहा है और दिख भी रहा है। राजदीप, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हाउ डू यू लुक एट फ्रॉम दिल्लीज पर्सपेक्टिव, पावर कॉरिडोर्स के पर्सपेक्टिव से एक ब्यूरोक्रेट को, मुर्मू साहब का सब कह रहे हैं प्रमोशन हुआ है, कैग बना दिए गए हैं, है ना, और उनकी जगह एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की इंडिया में बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री रही है। आप याद करिए, एमपी में अर्जुन सिंह चुनाव जीतते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, अगले दिन इस्तीफा देते हैं और पंजाब का गवर्नर बनाकर भेजे जाते हैं। तो कई दफा आपको राजभवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसकी पॉलिटिकल समझ हो। सत्यपाल मलिक है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जेएनके की अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपने राजभवन में लंबे समय तक ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया है जिनके साथ बहुत ही वेरीड एक्सपीरियंस रहे। मतलब एक जगमोहन को अभी दौर रहा है जी, है ना, और बात के भी सिन्हा साहब और तमाम लोग रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी रहे, वो सब रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस शफलिंग? मनोज सिन्हा को वहां पर, आपको लगता है कि एक गवर्नमेंट की अब ये कोशिश है कि धीमे धीमे मे बी इन कंट्रोल्ड मैनर जो पॉलिटिकल सेक्शंस हैं उनके साथ बातचीत शुरू की जाए, रिलैक्सेशन शुरू किया जाए ताकि चुनाव का माहौल तैयार हो? राजदीप, देखिए, चुनाव का माहौल तैयार हो या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी बात सही है कि कहीं ना कुछ राजनीतिक प्रोसेस तो शुरू हो। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स की अपनी कमजोरियां होती है, कुछ ताकतें होती है। उनको एक तरह से, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो सिस्टम दिल्ली की जानते हैं, दिल्ली दरबार में कौन कहाँ है, उनके साथ उनका डायरेक्ट संपर्क होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हिसाब से आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का कुछ एडवांटेज होते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल अलग सिचुएशन, जिसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल वैक्यूम जिसकी बात अशरफ ने की वो अभी तक वहीं का वहीं है। आज की तारीख में महबूबा मुफ्ती डिटेंशन में है, उमर और फारूक ने कुछ पॉलिटिकल कदम उठाए नहीं है। कांग्रेस बीजेपी जो है वो कश्मीर वैली में अब बीजेपी के सरपंच पर टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस भी कहीं मुझे दिखाई तो नहीं देती। सैफुद्दीन सोज एक जमाने में अपने आप को कांग्रेस के नेता कहते थे, वो भी एक तरह से डिटेंशन में। और आप जम्मू एंड कश्मीर को अलग करिए प्लीज, जम्मू एक अलग दृष्टि से देखिए और कश्मीर को अलग दृष्टि से। आज एक हसीब द्राबू जो है, जो पुराने वित्त मंत्री थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, कहा जम्मू को आप बिल्कुल अलग देखिए। अब केवल कश्मीर घाटी का जो सवाल है वो एक इमोशनल प्रॉब्लम है। उस इमोशनल प्रॉब्लम के लिए आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन की ही जरूरत है। उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं देख सकते कि मैंने इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए, ये देखिए मैंने इतने इन्वेस्टमेंट समिट्स किए। आपको वहां राजनीतिक प्रोसेस शुरू करके लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से मुझे लगता है एक पॉलिटिशियन को भेजना अच्छी बात है। वही मनोज सिन्हा जो समझा जाता है, मोदी जी उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे 2017 में, बातें बड़ी हो रही थी,
मैंने किताब में भी लिखा और वहां मैं पार्लियामेंट में भी था जिस दिन उनको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे 2017 में, वो नहीं बने। अब वो वहां जा रहे हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौती है। आप पॉलिटिकल प्रोसेस एक ऐसे समय कर रहे हैं जहां आम कश्मीरियों को लगता है कि उनके और दिल्ली के बीच में जो दीवार है वो और भी एक तरह से मजबूत हो गई है, दरार और भी बढ़ गई है। करेंगे तो करेंगे क्या, क्या करेंगे? मैं हमेशा सोचता हूं आप करेंगे क्या? कल तक सज्जाद लोन, एक जमाने में कहा जाता था बीजेपी उनको आगे बढ़ाएगी, अब वही सज्जाद लोन को आपने डिटेंशन में रखा और कुछ दिनों पहले आपने रिहा किया। एक जमाने में आप महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस करते हैं, आज महबूबा मुफ्ती को आप देशद्रोही देखते हैं। राजदीप जी, ये बातें तो हमने पहले भी डिस्कस की है। प्रोसेस मैं आपसे, देखिए ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा भविष्य के रास्ते पर बात करें। मानी साहब, मनोज सिन्हा के अपॉइंटमेंट को कैसे देखा जा रहा है वैली में? सर दरअसल आज एक बयान जो दिया है अभी कुछ देर पहले, जो है जो नए राज्यपाल जो मनोज कुमार सिन्हा है, उन्होंने शपथ ली और उसके बाद उन्होंने पहला जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में राजनीति को जो है उसको, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको दोबारा जो है रिवाइव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो आम लोगों से उनका सीधा संपर्क होगा, वो सीधे खुले मन से कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे और साथ ही साथ आतंकवाद पर प्रहार करेंगे। वो ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन ही है कश्मीर को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है, फर्क तो है। अगर हम गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें या फिर सिन्हा साहब की बात करें, तो राजेश कुमार सिन्हा, क्योंकि जो उनका पास्ट रहा है, 3 बार सांसद रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बाद एक छवि उनकी बनी हुई है कि वो काफी ईमानदार हैं, जो कई मैगजीन्स ने सर्वे किया है। और कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो कश्मीर में शायद उनकी, अगर खुली नीयत से वो आ रहे हों, जाहिर है उनको तो मानना पड़ेगा, वही जो गृह मंत्रालय से या प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको कहा जाएगा उस तरीके से काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को भी ये बात महसूस हो रही है कि वो ज्यादा देर तक कश्मीर को विदाउट डेमोक्रेटिक सेटअप या बिना किसी राजनीतिक गहमा गहमी के अलग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये पर मेरा इतना ही कहना है, करेंगे तो करेंगे कैसे? केवल व्यक्ति बदलने से वातावरण नहीं बदलता। अरे राजदीप जी, उस व्यक्ति को कुछ एक पॉलिटिकल मैसेज देख के भेजा गया होगा थोड़ा। अरे पर करेंगे तो नहीं, मेरा आपसे ये कहना है, आप हम लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव करेंगे, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है पॉलिटिकल प्रोसेस? वही बानी साहब उसी का जवाब दे रहे थे, बताइए बानी साहब। हाँ सौरभ, दरअसल अब ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दरअसल अब केंद्र सरकार को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वो आइसोलेट नहीं कर सकते हैं कश्मीर की आवाज को, क्योंकि जिस अंदाज से अब जो पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस दिन ये अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो एक वक्तव्य दिया था कांग्रेस के स्पोक्समैन ने संसद में, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि क्या ये इंटरनेशनल मामला है, क्या ये बाइफरकेटिव मामला है। तो काफी उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी, न सिर्फ देश में बीजेपी की तरफ से बल्कि उनके कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक बात राजदीप भी समझ रहे हैं इस बात को कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से कश्मीर का मामला ज्यादा इंटरनेशनलाइज हुआ है। यूएन में 4 बार डिस्कस हुआ है कश्मीर। ये कोई, अगर भले से ही हमारी मीडिया में ये बात नहीं होती, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये बातें आ रही हैं। चीन जो कहीं ना कहीं जिसके साथ एक दोस्ती का वातावरण था पिछले साल तक, अब वो हमारी सीमा पर, हमारी जमीन पर बैठा हुआ है लद्दाख में। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 7 जगहों पर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान और भारत के बीच में गोलीबारी हो रही है। यहाँ से गोली चलाए जा रहे हैं, वहां से गोली चलाए जा रहे हैं और आम लोग मारे जा रहे हैं। 8 लोगों की तस्वीरें मेरे सामने हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। आज 4 जगहों पर नियंत्रण रेखा पर, जहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती है, उसका जवाब भारतीय सेना देती है। वहां पर भी आम लोग भी और सेना के लोग इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी आम लोग भी और सेना के लोग भी इफेक्ट होते हैं। तो ये इस तरह का माहौल ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता है। 2000 बार नियंत्रण रेखा पर 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 तक युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया। जाहिर है जब गोली चलती है सीमा पर, उससे नुकसान ही होता है, उससे आम लोगों को क्षति पहुंचती है। तो मेरे ख्याल में अब कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार ने इस बात को महसूस किया है, उनको स्पेस देनी पड़ेगी, उनको फारूक अब्दुल्ला की बात सुननी पड़ेगी, उनको उमर अब्दुल्ला की बात सुननी पड़ेगी, उनको महबूबा मुफ्ती की बात सुननी पड़ेगी, उनको आम लोगों की बात सुननी पड़ेगी।
और उन्हें ये भी मालूम है कि जो पंचायत चुनाव का डंडोरा पीट रही थी केंद्र सरकार कि हमने पंचायत चुनाव पहली बार इतिहास में किए, लेकिन ये भी लोगों को पता है कि उन पंचायत चुनावों में कौन से लोग जीत के आए, कितने लोगों ने वोट डाले। भले ही जम्मू और लद्दाख में लोगों ने वोट डाले हो, लेकिन कश्मीर में तो बिल्कुल अभी भी करीब 2000 पंचों और सरपंचों के पद जो है खाली पड़े हैं, क्योंकि कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आया। कोई राजनीतिक दल बीजेपी के सिवा और कांग्रेस के सिवा इन स्थानीय चुनावों में खड़ा नहीं हुआ। तो ये चीजें तो मतलब इश्तिहार करने के लिए बिल्कुल। मेरा ये कहना है सौरभ भाई, और मैं बार बार कहूंगा, एक व्यक्ति के आने से माहौल कैसे बदलता है। जब तक आप तैयार नहीं है कि आपने कुछ गलतियां की है, आपने कुछ ऐसी चीजें की है जिससे माहौल शायद बिगड़ गया हो, आपको इसका आपको कम से कम ये कहना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यू विल हैव टू एडमिट। राजदीप जी, जिसको आप गलती कह रहे हैं, भाजपा उसको गलती नहीं मास्टर स्ट्रोक मानती है, और भाजपा इस स्टैंड को लेके वो they are not apologetic, they are saying कि this is how we will bring Kashmir into mainstream। सर तो नहीं ना, पिछले एक साल से सौरभ जी इसमें ये है कि बड़े बड़े ये था कि शायद हम वहां पर कश्मीर में ये फैसला लेकर शायद सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। कहाँ समस्या सॉल्व हो रही है? हाँ। यहाँ तक कि वो नेता जो बीजेपी के का दामन थाम रहे थे, वो भी, उनको भी तसल्ली हो रही है। वो अब धीरे धीरे करके हम कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 12 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं। पिछले 1 महीने के दौरान 8 बीजेपी के नेताओं पर हमले हुए हैं, जिनमें 4 लोग मारे भी गए हैं, 4 लोग घायल भी हैं। तो भाई साहब, इसमें हमला और फियर फैक्टर है या पॉलिटिकली वो लोग संतुष्ट नहीं है, ये है या दोनों है? क्योंकि एक ये भी तो है कि अल्टीमेटम मिल रहा है लगातार मिलिटेंट्स की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से, कि अगर आप बीजेपी के साथ दिखेंगे तो आपका ये सलूक होगा। ये भी तो एक बात आ रही है। सौरभ जी, कई बार मेरी भी कई जगहों पर ये बातें हुई कि आतंकवाद मारने से खत्म नहीं होगा। ये सेना के बड़े बड़े कमांडर मानते हैं, बिल्कुल कहते हैं, अंदर से इस बात को मान रहे हैं। बिल्कुल। जो कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की बात 2016 बुरहान वानी के मारे जाने के बाद 2017, 2018, 2019 खासतौर से बीजेपी के पीरियड में की जाती है, वो उल्टा पड़ रहा है। दरअसल जब आप किसी आतंकी को कश्मीर में मारते हैं, जो स्थानीय है, वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ एक बहुत बड़ा परिवार होता है, एक सेंटिमेंट होता है, एक रिश्तेदार होते हैं। मेरी भी कई सेना के कमांडरों से ये बात होती है कि क्या आप गर्व कर पाए, क्योंकि एक दशक में जब 2014 तक लोकल कंटेंट जो टेररिज्म में था या आतंकवाद में जम्मू कश्मीर में था, हाशिए पे आ रहा था, लेकिन अचानक आपने उसको इतना स्पाइक दिया कि आप, और अगर एक को मार रहे हैं तो 2 और खड़े हो रहे हैं। आपको जब पता है कि आपके जो लोकल, जो आपका फोर्स, ग्राउंड फोर्स है, जब आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी, जो भारत की बात कश्मीर में कर रही थी, पीडीपी जैसी हो जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी है, जो गृह मंत्री किसी जमाने में जम्मू कश्मीर में था, तो आप सभी को एंटी नेशनल टैग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है, जो मारामारी की बात की जा रही है कश्मीर में, 3 साल के भीतर 10,000 नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग मारे जा गए हैं। क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो देशभक्त नहीं थे? उनका भी यही था कि वो भारत की बात जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। जब आप उन लोगों को भी हाशिए पे डालेंगे, बाकी भी सोचते हैं शायद हमारे साथ भी कल यही होगा। अभी राजदीप सजाद लोन की बात कर रहे थे, मुझे याद है पिछले साल जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बन रही थी, तो उन्होंने कई बार बोला था कि मोदी मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अब आज वो इस बात को कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि भाई ये किसी के बड़े भाई नहीं है, ये किसी के दोस्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये यानी जो सौरभ भाई मास्टर स्ट्रोक जिसे कह रहे हैं, सौरभ भाई ने तो मास्टर स्ट्रोक कहा है, या बीजेपी? मैंने नहीं कहा, अरे राजदीप जी, आपको बीजेपी ने कहा। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी इस चीज को लेकर अपॉलोजेटिक नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है, हमेशा मुझे लगता है कि कश्मीर का मसला, और ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, कश्मीर का मसला तभी सुलझा जा सकता है जब पाकिस्तान के साथ मसला सुलझाया जाए। देखिए, इसमें केवल जो भी आप, जिससे भी आप श्रीनगर में रखें, दूसरी तरफ से जो आतंक आ रहा है, जो क्रॉस बॉर्डर टेरर है, जिस अभी बात हो रही है कि 7 जगह अशरफ बता रहे हैं कि फायरिंग हो रही है, आपको दोनों तरफ बात करनी पड़ेगी। केवल कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने से शांति बहाल होगी, ये गलती थी पहले से, ये तो आप मानिए। मैं मानता हूं कि आर्टिकल 370 मुझे लगता है हैड टू गो, मैं उस पक्ष में हूं कि एक ना एक दिन उसे जाना ही था। इट वॉज एन आर्टिफिस क्रिएटेड, इट हैड टू गो, मैं उस पक्ष में हूं, और कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाना है, मैं मानता हूं। लेकिन केवल ये किसी एक घोषणा से,
या पार्लियामेंट में बैठकर, जब तक आप लोगों के दिल नहीं जीतोगे और पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधारोगे, ये चलता रहेगा। प्रॉब्लम इज, आज पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते बुरे हैं, चीन के साथ आपके रिश्ते बुरे हो गए हैं, और आपकी जो जनता वहां की है उनको लगता है आपने एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो हर तरफ से एक तरह से आपकी परेशानी है। मनोज सिन्हा के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। दिस इज नॉट द रेलवे मिनिस्ट्री जहां उन्होंने अच्छा काम किया, सब कहते हैं उन्होंने जहां भी मंत्रालय में थे अच्छा काम किया, ये बहुत अलग सिचुएशन है। बानी साहब, मैं आखिरी में शुक्रिया के साथ साथ भारत के एक नागरिक के तौर पर सिर्फ यही दुआ करूंगा कि वैली में जल्द से जल्द नॉर्मलसी लौटे और आपके बच्चे समेत तमाम नौजवान वापस से खेल के मैदानों में, बाजारों में, बसों में, कॉलेजेस में, जहां जहां उनका मन हो, जैसे हमें एक सिटीजन के तौर पर हक है, वो लोग जाएं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके पढ़ें, करियर बनाएं। अभी पिछले दिनों सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, कश्मीर वैली से कई लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। तो मैं एक नागरिक के तौर पर ये उम्मीद करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि सरकार इस चीज पर ध्यान दे। मैं पूरी तरह इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको वापस से मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा, वापस से वो फ्री नहीं होंगे, तब तक वो डेमोक्रेसी और इलेक्शन का माहौल और नॉर्मलसी नहीं लौटेगी। आप नेता नगरी में जुड़े, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंटरनेट से शुरू करिए सौरभ भाई, इंटरनेट से शुरू करिए। जी जी जी, मुर्मू साहब ने यही तो कह दिया था कि 4G के लिए तैयार हैं। अब मुर्मू साहब 5G की रफ्तार से दिल्ली आ गए। चलिए, थैंक यू। बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। नेता नगरी में तीसरा और आखिरी मुद्दा जो जुड़ा है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के केस पर चल रही पॉलिटिक्स से। महाराष्ट्र के नेताओं ने और बिहार के नेताओं ने इसे महाराष्ट्र वर्सेस बिहार बना दिया है। राजदीप जी महाराष्ट्र से आते हैं, मैं यूपी बिहार से आता हूं। मुझे लगता है कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और मुझे ये भी लगता है कि सारे पॉलिटिकल शोर से इतर मुंबई की पुलिस ने जिस तरीके की इमेच्योरिटी दिखाई, पहले तो उसको एक पूरा मीडिया सर्कस बना दिया, सेलिब्रिटीज को सम्मन किया जा रहा है, मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, एक पूरा तमाशा। अब इसको बुला रहे हैं, फिर उसको, फिर एक सोशल मीडिया पे चल रहा है इनको बुलाया तो उनको क्यों नहीं बुलाया, फिर ये बात कि ये फाइल डिलीट हो गई, वो फाइल डिलीट, और ये कि एक पटना पुलिस का आईपीएस आया है, एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है, उसी पटना पुलिस के इंस्पेक्टर आ रखे हैं, तब दिक्कत नहीं है बीएमसी को। आईपीएस आता है तो जाके ठप्पा लगाने पहुंच जाते हैं। ये जो एक वन अपमैनशिप दिखानी है। फिर उधर बिहार के डीजीपी हैं, वो भी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये पुलिस बनाम पुलिस। फिर पॉलिटिशियन नारायण राणे कुछ बोल रहे हैं, दिशा सालियान के फादर ने बोला कि भाई ये मानहानि हो रही है मेरी लड़की की, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है जो वो मांग रहे हैं स्टेटस, और मामला सीबीआई में जाता है। तो एक संभावनाओं से भरा हुआ एक्टर, उसकी मृत्यु होती है, परिवार मांग कर रहा है, परिवार ने एक एफआईआर की है, मुंबई पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। जिस एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर हुई है वो अपनी बात रखने सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन इन सब के बनिस्बत जो पुलिस बनाम पुलिस और नेता बनाम नेता हो रहा है, उसने इस पूरे सिनेरियो को बहुत अगली कर दिया है, बहुत क्रूप कर दिया है। सोशल मीडिया पर अलग भद्दी भद्दी बातें लिखी जा रही हैं, कभी किसी एक्ट्रेस के खिलाफ, कभी किसी एक्टर के खिलाफ। जी राजदीप जी। लंबा भाषण देने लगे हो सौरभ जी। सर्कस, आपने एक शब्द इस पूरे भाषण में अच्छा किया, सर्कस है ये। पुराने मेरा नाम जोकर था ना, सर्कस है मेरे दोस्तों, और इसमें हम ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर बट प्लेयर्स, जो शेक्सपियर ने कहा था, उसी तरह से हम सब कठपुतलियां हैं और ये सर्कस बन रहा है, जिसमें बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिया चक्रवर्ती के लॉयर दूसरी तरफ जो है, और जो टीवी एंकर है, सब उस सर्कस में शामिल है, फिल्म के लोग। आपकी बात मैं मानता हूं कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े स्टार्स को लाया, एक फिशिंग एक्सपेडिशन की तरह, चलो आज महेश भट्ट को समन कर रहे हैं, दूसरे दिन मेरे दोस्त, पुराने दोस्त राजीव बसंत को ले आ रहे हैं, ये एक सर्कस बन गया था, ये मानता हूं।
मैं आपकी ये भी बात मानता हूं कि जब आईपीएस ऑफिसर आता है आप उसे क्वारंटाइन करते हैं, और जब 4 उसके पहले बिहार के पुलिस अफसर हैं उन पर आप उनको क्वारंटाइन नहीं करते। ये कहीं ना कहीं वन अपमनशिप है, ये भी मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन आप ये जानिए, इसे जिस तरह से बनाया गया है, मुंबई वर्सेस बिहार पुलिस बनाया गया है, जिस तरह से बनाया गया है कि रिया चक्रवर्ती फैमिली वर्सेस सुशांत सिंह राजपूत फैमिली, जिस तरह से पहले शुरुआत हुई नेपोटिज्म की, कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है उसकी वजह से सुशांत का सुसाइड हुआ, वहां से आप चले गए उसके गर्लफ्रेंड के पास रिया चक्रवर्ती कि वो उसका कि रिया चक्रवर्ती का कुछ हाथ होगा। उसके बाद आप आता है नारायण राणे, आदित्य ठाकरे का नाम लेते हैं, नहीं नहीं शिवसेना के जो मंत्री हैं उनका इससे कुछ नाता है। फिर वहां बिहार पुलिस के गुप्तेश्वर पांडे पहुंच जाते हैं, डीजीपी जो 2009 में बीजेपी का टिकट चाहते थे, वीआरएस लेना चाहते थे। आप ये जानते हैं ना कि अब वो आते हैं और टीवी शो में डीजीपी बैठा है, लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है और बार बार लोगों पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, कोई सबूत नहीं। कोई कहता है रेप और मर्डर हुआ है, कोई कहता है सुसाइड नहीं, बेल्ट से राजदीप जी एक चीज बताइए, सर्कस है। आप कह रहे हैं कि राजदीप जी, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे टीवी पर आते हैं, अरे टीवी पर बुलाते तो आप ही लोग हैं ना उनका मत जानने के लिए। नहीं, टीवी पर आए सवालों के जवाब दे, अच्छा है, लेकिन जब वो डिबेट में एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या एलिगेशन करते हैं, फिर सवाल उठता है कि आप नेता हैं या पुलिस अफसर। अरे एक अगर पुलिस अफसर इस चीज को लेकर पर्टर्ब्ड है कि मेरे ऑफिसर के साथ वहां पर कैसा सुलूक हो रहा है या पुलिस आपने एफआईआर, बिहार पुलिस को एफआईआर के बजाय अगर 0 एफआईआर करती तो उनको तुरंत जुरिस्डिक्शन मिलती है, कानूनी एक प्रक्रिया है सर। 0 नहीं राजदीप जी, 0 एफआईआर एक अलग मसला है। उनके पिता ने एक एग्रीड पार्टी के तौर पर अगर एक एफआईआर लॉन्च की है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, मैंने भी खूब सारे लॉयर से बात की, वो पटना पुलिस कर सकती है जी। अरे लेकिन अब केस मुंबई में है, मामला मुंबई में दर्ज है, आप मुंबई पुलिस के साथ आप एक वन अपमनशिप दोनों तरफ से हो रही है, मुंबई पुलिस से भी और बिहार पुलिस से। देखिए गुप्तेश्वर पांडे भले ही जो व्यक्ति हो, मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, हर व्यक्ति का करता हूं, लेकिन जब आप एक तरह से टकराव में आ जाते हैं और मैंने कहा हम सब कठपुतलियां हैं, वी आर ऑल पपेट्स। मेरा ये कहना है जिस तरह के आरोप सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल चला रहा है कैंपेन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, कल अगर पता चले कि रिया चक्रवर्ती वाकई बेकसूर है तो क्या करेंगे आप? राजदीप जी, मैंने बकायदा इस पर एक शो किया कि रिया चक्रवर्ती दोषी हो, रिया चक्रवर्ती मासूम हो, दोनों ही केसेस में किसी भी महिला के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जिस तरह की बातें लिखी जा रही है, रेप थ्रेट, काला जादू, यही चीजें कभी कंगना के लिए कही जाती थी तब भी गलत थी, जब वो अध्ययन सुमन और सबके हवाले से बातें आ रही थी। हम लोग इतनी जल्दी एक विलेन खोज के उसके लिए कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हैं, दिस इज नॉट राइट। नहीं, मेरा डर क्या है कि मुंबई पुलिस को अब लोग समझते हैं शिवसेना की पुलिस है। क्यों समझते हैं? देयर मस्ट बी अ रीजन राजदीप जी। नहीं, एक मिनट मैं आता हूं उस पर, लेकिन जनता में एक परसेप्शन है कि ये शिवसेना की पुलिस है, ये लोगों को बचाना चाहती है मुंबई में, राइट? कुछ लोगों को बचाना चाहती है। बिहार पुलिस का परसेप्शन बन गया है कि ये जेडीयू बीजेपी की पुलिस है, जिसमें डीजीपी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो सरकार चाहती है वही करती है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या परसेप्शन है? क्या की पुलिस, वो अमित शाह की पुलिस है कि तुरंत बिहार पुलिस कहती है एफआईआर फाइल कर दीजिए, सेंटर तैयार हो जाती है। हालांकि ज्यूरिसडिक्शन में ये बात तय है कि अगर सीबीआई कोई केस जांच करना चाहे, दे हैव टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द केस इज एक्चुअली पेंडिंग। ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है। उसमें यही टेक्निकलिटी है ना कि उन्होंने जो राजीव नगर थाने में के सिंह ने एफआईआर की है, उसको लेके उसके बिना पे सीबीआई की जांच हुई। तो मैं कल कहूं क्या होगा, कल मुंबई में कोई भी हादसा हो, मैं असम में जाकर मैं किसी दोस्त से कहूंगा वहां एफआईआर फाइल कर दे, वो एफआईआर फाइल कर देता है, वहां की सरकार फिर सीबीआई को कहती है सर ये केस आया, आप ले लीजिए। अगली बात क्या होती है, सीबीआई उसके टेक ओवर कर। देखिए मुंबई पुलिस पर सवाल उठाना वाजिब है। मैं समझता हूं मुंबई पुलिस को जिस तरह से एक एक्टर के बाद एक्टर लेकर आ रहे थे, उन्होंने तमाशा बना रखा था, उन्होंने कोई उनकी जांच पर सवाल उठाना वाजिब है। उसी तरह से जिस तरह से बिहार पुलिस ने टेक ओवर केस करने की कोशिश की केवल एक फादर के एफआईआर पर,
मुझे लगता है उन्होंने भी कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और जिस तरह से अब सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें पड़ गई है, और सबसे दुखी बात मुझे है जितने घंटे हमने इस पूरे मामले पर उठाए, कोविड हो रहा है, चीन का मसला है, इकोनॉमी का मसला है, उन पर किसी को फ्लड्स हो रहे हैं। यही तो समस्या है राजदीप जी, न्याय मिल नहीं रहा है, तमाशा हो रहा है, फालतू की बहस हो रही है, पूरे देश में एक सबसे बड़ा सवाल बना दिया गया है। मैं जहां भी जाता हूँ, मेरे नाते रिश्तेदार दोस्त मुझसे एक सवाल पूछते हैं, वो नहीं पूछते हैं एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो नहीं पूछते हैं एनवायरमेंट पॉलिसी क्या है, वो बाकी चीजें भी नहीं, वो पूछते हैं अच्छा ये बताओ सुशांत सिंह राजपूत ने सच में सुसाइड किया था या मर्डर है। ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है देश का। अरे मेरी बेटी पूछती है, आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम दैट दिस इज सो एंड सो सेड व्हाट। मैं कहता हूँ यार ये आप प्लीज, इंस्टाग्राम पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, टीवी स्टूडियो में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, ये सोशल मीडिया पर नहीं हो सकता, ये पुलिस थाने में होना पड़ेगा। हमारी पुलिस पर लोगों का विश्वास कम हुआ है। ये सबसे बड़ा जो सवाल इसमें है कि जो संस्था है जिसे कहते हैं आईपीएस या पुलिस अफसर जो है, मुंबई में पुलिस कमिश्नर हो या बिहार में डीजीपी हो, इन सब पर सवाल उठ गए हैं कि आप किस तरह की कार्रवाई करते हैं, किसके इशारों पर करते हैं, क्या ये वाकई आप स्वतंत्र कार्रवाई कर पाते। लेट्स बी ऑनेस्ट ऑल्सो सौरभ, सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, राइट? अगर इतना दबाव आया है तो क्यों आया है, कौन है वो वीआईपी, ये पूछना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद किसी वीआईपी पर आरोप करना कि आप उसके लिए जिम्मेदार है बगैर कोई प्रमाण, केवल स्पेकुलेशन पर, मुझे लगता है बहुत ही गलत है। क्योंकि आज कोई दूसरा कटघरे में है, कल आप रहेंगे, यही मुझे डर है। ये मीडिया ट्रायल एक दिन मीडिया का खुद का ट्रायल होगा, तब क्या करोगे आप? आज आप दूसरों का ट्रायल करते हो, आपका ट्रायल होगा तब क्या होगा? जिस तरह से राजनीति बन रही है, ये तो गटर लेवल की राजनीति है जिसपे पुलिस, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, वो उस पे और नारायण राणे के बयानों पर क्या कहेंगे राजदीप जी, आपके महाराष्ट्र के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री? कल मेरे साथ उनके बेटे नीलेश राणे भी थे शो पर, और उन्होंने कहा मैं बिल्कुल मेरे फादर का समर्थन करता हूं। मैंने कहा प्रमाण दीजिए। जब आज आप कहते हैं कि दिशा सालियान का रेप और मर्डर हुआ है, जब आप कहते हैं कि आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो, प्लीज गिव मी एविडेंस। मैं बिल्कुल, पर बगैर एविडेंस के जब आप आरोप करते हैं, क्योंकि हमारे देश में मानहानि जो है, कोई भी कुछ कह देता है किसी के खिलाफ और फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है पर्सनल स्कोर सेटलिंग के, मैं इसका बदला लेना चाहता हूं। अरे बदले की भावनाओं से आप अगर इतनी गंभीर बात कहेंगे कि रेप और मर्डर हुआ है, कुछ तो प्रमाण दीजिए। ये पूरा चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आला एजेंसीज हैं और देश का कोर्ट है वो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करे। और ऑनेस्टली बताऊं, एक नागरिक के तौर पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी संस्थाओं के हाथ में है, संस्थाओं में बैठे व्यक्तियों के हाथ में है, और उन संस्थाओं को भी ये ख्याल रखना होगा कि लोगों का संस्थाओं पर भरोसा बना रहे। ये राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग हों, चाहे जिन लोगों पर इल्जाम लग रहे हैं वो लोग हों, और जैसा राजदीप ने कहा कि अगर बाद में कोई दोषमुक्त साबित होता है तो उस मेंटल ट्रॉमा का क्या, उस जो भीड़ की स्क्रूटनी है उसका क्या, इन सब पर बात करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी में आगे, और अब बारी है जनता के सवालों की, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राजदीप जी, आप जनता के सवालों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी। पहला सवाल है सुजॉय शुभम का। आपको बोला जाए आपकी नजर में आजादी के बाद के भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन? किसी भी पार्टी, किसी भी राज्य के हो सकते हैं, बताइए। अरे ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये कैसा सवाल है यार? बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए। नंबर 1 मुख्यमंत्री कौन 1947 से? जी यार मैं बता देता हूं, मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं के कामराज के मुख्यमंत्री रहते हुए, और आर वेंकटरमन जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए तमिलनाडु में सबसे पहले सड़कें बनी, गांव को जोड़ने वाली, बड़े पैमाने पर बिजलीकरण हुआ। और इन दो चीजों की वजह से और शिक्षा में निवेश की वजह से वहां पे जो औद्योगिकीकरण हुआ, उसकी वजह से तमिलनाडु आज भी, आप जीडीपी के लिहाज से देखें, सब चीजों के लिहाज से पावर हाउस है। और इसलिए वहां आज भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स मुमकिन है, और मिड डे मील की स्कीम भी, कैसे बच्चों को लाया जाए, शुरू में लोगों ने खिल्ली उड़ाई, वो भी तमिलनाडु से आई है। इसलिए मैं इसमें इस लिस्ट में के कामराज को जरूर रखूंगा। मेरे राज्य से अगर मैं कहूं तो यशवंतराव चौहान।
उन्होंने एक मॉडर्न महाराष्ट्र, क्योंकि जिस तरह से आज हम इंडस्ट्रियलाइज मॉडर्न प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र की बात जब हम करते हैं, तो मुझे लगता है यशवंतराव चव्हाण का नाम आपको जोड़ना ही पड़ेगा उसके साथ। अब वो दिल्ली आए और उतने यशस्वी नहीं रहे, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से दिखाया कि किस तरह से एक नया प्रोग्रेसिव मॉडर्न महाराष्ट्र की एक नींव उन्होंने इस लिस्ट में मैं बंसीलाल के पहले 2 कार्यकाल को रखूंगा, 1974-75। बंसीलाल ने अगेन जिस तरीके से बिजली के लेवल पे साउथ हरियाणा वगैरह में बिल्कुल मिशनरी मोड में काम किया। मिश्रा जी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जो पूरा हाईवे टूरिज्म शुरू हुआ, जगह जगह चीजें बनी, उसको लेके बंसीलाल को लेके बहुत रिजर्वेशन है। इमरजेंसी में उनका जो रोल रहा, इंदिरा के प्रति जो उनका भक्ति भाव रहा, बाद में शराबबंदी को लेकर उनकी सनक रही, लेकिन बंसीलाल के जो शुरुआती कार्यकाल है वो बहुत कमाल के हैं। और मेरी अगली एंट्री से राजदीप जी शायद सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी जरूर होने चाहिए। नरेंद्र मोदी की कुछ सेक्टर्स में परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है, जो सोशल इंडेक्स से जुड़े हुए हैं, जो अभी दिख भी रहा है, इसमें हेल्थ और एजुकेशन है। लेकिन पानी को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में काम किया है, बिजली को लेकर जो उन्होंने काम किया है, रूरल सेक्टर में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मुसीबत की चीज हुआ करती थी, ना बिजली के बिल वसूले जा सकते थे ना कुछ। और तीसरा, अपने राज्य में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को आकर्षित करूं, इन 2-3 चीज। राजदीप जी कहेंगे कि पहले से इंडस्ट्रियल था, लेकिन सर आप उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि नैनो ममता बनर्जी ने और वहां पे पश्चिम बंगाल ने कैसे किया, और कैसे रातों रात वो टाटा को लेकर आते हैं, जमीन देते हैं। तो इन 2-3 चीजों को लेकर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी इस लिस्ट में होंगे। आपने सही कहा, मोदी जी ने पानी के मसले को लेकर या बिजली खास करके मसले को लेकर अच्छे कुछ कदम उठाए, लेकिन कई मुख्यमंत्रियों ने उठाए हैं। जयललिता, इन्वेस्टमेंट्स इन तमिलनाडु आर ग्रेटर देन दे आर इन गुजरात, बट जयललिता का नाम कभी तमिलनाडु मॉडल का नाम आप नहीं लेते हैं, आप गुजरात मॉडल का नाम लेते हैं, बिकॉज मार्केटिंग वाज गुड। ईएमएस राजदीप जी, उसकी एक और वजह है, जयललिता पे करप्शन के बहुत सारे इल्जाम हैं, अरे सजा हुई है। सर प्लीज इस्तीफा देना पड़ा। सर एवरीबॉडी हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जयललिता पर करप्शन के इल्जाम लगे, मोदी जी पर 2002 के बाद कि आप दंगे रोक नहीं पाए, ये भी इल्जाम लगा। प्लीज अंडरस्टैंड, हर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ कमियां होती है। ईएमएस नंबूद्रीपाल लीजिए आप केरल में, उन पर एक कहा जाता है जिस तरह से उन्होंने शिक्षा को जोर दिया इन एन अर्ली स्टेज ऑफ केरला's ग्रोथ, उन पर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने, कम्युनिस्ट ने प्राइवेट इंडस्ट्री खत्म कर दी केरल में। तो कुछ चीजें हर व्यक्ति जो करता है वो अच्छी भी होती है। करुणानिधि एंड जयललिता में हैव गिवन तमिलनाडु a certain sense of industrial progression and good social indices। हर राज्य में देवराज अर्स, मैंने तो पहला नंबर पे कामराज को रखा है, इसीलिए कर्नाटका में देवराज अर्स, उनका भी नाम जुड़ा जाता है कि ट्रांसफर हेल्प इन द। राजदीप, इसमें मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री कितने लंबे कार्यकाल तक रहा और कितना लॉन्ग लास्टिंग असर रहा। मैं देवराज अर्स का नाम मेरे जहन में आया था, और भी कई, जैसे अब आप ज्योति बासु को लीजिए। अब आप ज्योति बासु 25 साल तक रहे, राइट? आज तो आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता लेफ्ट में, क्योंकि आपको लगता है लेफ्ट ने खत्म किया बंगाल में, और कई लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट ने बिल्कुल इंडस्ट्री खत्म कर दी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने, मुझे लगता है एक तरह से जो कम्युनल फोर्सेस थे उनको उन्होंने दूर रखा, उन्होंने एक स्टेबिलिटी दी बंगाल को। कौन से कम्युनल फोर्सेस थे राजदीप जी जब लेफ्ट आया? एक लैंड रिफॉर्म्स के अलावा उन्होंने लॉन्ग टर्म में क्या किया? 92 में दंगे हुए, ज्योति बासु के बंगाल में उन्होंने दंगे होने नहीं दिए, जिस तरह से मेरे मुंबई और उन्हीं ज्योति बासु के बंगाल में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक माइनॉरिटीज की स्थिति देश में सबसे ज्यादा खराब है। राजदीप जी, सर दैट इज बिकॉज सर देखिए, उनके कार्यकाल, जब आप 20 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, आपने कई गलतियां की। आपने एक स्टेबिलिटी दी, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल वाज रिड्यूस्ड टू अ वेस्टलैंड व्हेन इट केम टू इंडस्ट्री बिल्कुल आपने वहां खत्म कर दी। लोगों की गरीबी इसकी वजह से बढ़ गई, ये मैं मानता हूं, हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन उन्होंने लोगों को कम से कम हमेशा जोड़ने की कोशिश की। व्हेन इट केम टू सीरियस इश्यूज, वेदर इट वाज आफ्टर 92, बंगाल वाज, देयर वर नो राइट्स इन बंगाल। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर। कम्युनल राइट्स ही स्टॉप्ड। आज देखिए छोटे मोटे होते हैं कि नहीं बंगाल में। वैसे इस लिस्ट में आपकी
एक जमाने में बीजू बाबू को कहा गया एज द जायंट ऑफ ओडिशा, आज का नाम जोड़ूंगा। 20-25 साल से रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कुछ स्कीम्स वहां ओडिशा के लिए की है, सराहनीय ही है। आप हर व्यक्ति को प्लीज, राजदीप जी आपको लिस्ट में 5 रखने, इसमें अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी डिबेट हो सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समय की कमी है। ये सवाल अमित सावले का है कि अगर आज राजीव गांधी जिंदा होते तो हमारा देश कहां और किस जगह खड़ा होता और कांग्रेस किस हालत में होती। इंटरेस्टिंग सर, आजकल राजीव गांधी की यादें बहुत लोगों को आ रही है, कमलनाथ से लेकर हमारे दोस्त यहाँ इस प्रोग्राम पर। देखिए, राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 years, तो हम नहीं कह सकते कि उनकी कोई उस तरह की विरासत थी। ही डिड डेफिनेटली ट्राई टू मॉडर्नाइज इंडिया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स। आई रिमेम्बर वो हिज आइडिया, जो कंप्यूटर का आइडिया था कि एक टेलीकॉम कमीशन हो। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि बोफोर्स जिस तरह से उनके 86 के बाद उनकी सरकार को लगातार कमजोर करता गया, जो गलतियां उन्होंने की, जो श्रीलंका में हो, असम में हो, कई गलतियां भी हुई उस टाइम। मुझे लगता है अयोध्या में गलतियां हुई, जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के साथ, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के साथ शाहबाज बानो केस में आपने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया। तो राजीव गांधी को आज आप कैसे देखते हैं? यस, आई थिंक इफ ही हैड गॉट इलेक्टेड इन 91, उनकी जो गलतियां थी शायद वो उनको सुधारने की कोशिश करते, लेकिन हम उन्हें आज की तारीख में कैसे जज करें कि आज की तारीख में कैसे, क्या राजीव गांधी कांग्रेस को बड़ी पार्टी बना सकते थे? ह्यूज क्वेश्चन मार्क। और एक मेरे जहन में जब आप बोल रहे थे राजदीप जी, तो आया कि कांग्रेस के बिगड़ने और बिखरने की एक बड़ी जमीन ये है कि कांग्रेस लॉस्ट यूपी एंड बिहार। कई लोगों को लगता है कि ये चीज 89 और 90 में हुई। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस इंदिरा जी के रहते हुए 80 to 84 में ही शुरू हो चुका था। व्हेन यू आर शफलिंग चीफ मिनिस्टर्स, जैसे वो पैक ऑफ कार्ड्स हो, वो तो चूंकि एक, जिसको जैसे आडवाणी जी कहते हैं, एक शोक सभा का चुनाव आ गया, तो आपकी वो कमी ढक गई, लोगों ने फिर से कांग्रेस को वोट दे दिया। और उसके बाद राजीव भी उसको फिक्स नहीं कर पाए। अगर राजीव यूपी बिहार फिक्स कर पाते तो पॉलिटिकली सर्वाइव सस्टेन करते, अगर नहीं कर पाते तो बिना यूपी भी। देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में दावा ठोकते हैं, उसके पहले 2013 में अमित शाह को यूपी भेजते हैं। आप दहाई में नहीं थे यूपी में, और आप 70 के ऊपर सीटें जीत के लाते हो, तब आपका दावा होता है। सर, एक फर्क है ना, लेट्स बी फेयर टू मिस्टर मोदी यहाँ, क्योंकि यहाँ मैं मिस्टर मोदी जी देखिए एक तरह से एक प्रोसेस से आए हुए हैं। प्रचारक रहे, फिर सेक्रेटरी रहे, फिर संगठन के इंचार्ज रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते और फिर प्रधानमंत्री बनते। तो एक प्रोसेस थी। राजीव गांधी पायलट थे एक दिन, अगले दिन कांग्रेस के एक तरह से नंबर 2 बन जाते इंदिरा गांधी के साथ। और आपकी बात बिल्कुल सही है, 80 और 84 के बीच उन 4 सालों में जिस तरह से कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई, इंदिरा गांधी इतनी इनसिक्योर थी, एक के बाद एक मुख्यमंत्री उन्होंने राज्यों पर थोपे, उसका आज कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो राजीव गांधी जब पायलट से पॉलिटिशियन तुरंत एक दिन में बन जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। उनकी ट्रेनिंग कहाँ थी? मोदी जी की जो भी आप आलोचना करें, उनकी ट्रेनिंग तो हुई है। पूरी तरह से राजनीति और संगठन में उनकी ट्रेनिंग हुई है। ये मोदी जी के लिए एक एसेट है और अमित शाह के लिए एसेट और कोई भी बहस शुरू होती है राजीव गांधी की भी, वो अब आप एक काम कीजिए, जो मैंने 30 सेकंड में अभी कहा ना, इसका क्लिपिंग आप भाजपा के इंटरनेट सेल को भेजिए कि राजदीप जी ने कहा है कि मोदी जी एक प्रोसेस से आए हैं। राजदीप जी लल्लन टॉप का काम नहीं है किसी भी पार्टी को। अभी भाजपा वाले, कांग्रेस वाले और दूसरे दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से क्लिपें उठाते रहते हैं। हमारी जवाबदेही देश की जनता के प्रति। मोदी जी हैज अ करियर ग्राफ which राजीव गांधी did not in terms of training। ये फर्क है। देखिए, ट्रेनिंग तो उस परिवार में से पंडित नेहरू की हुई। नहीं, see again I disagree। इंदिरा गांधी was नहीं, come on। राजदीप जी, इंदिरा गांधी की क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई, बताइए मुझे। बाल स्वयंसेवक के तौर पर रही, विदेश में रही, फिर उनके पति चुनाव लड़ने लगे। शी वॉज परमानेंटली इन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से कि साहब नेहरू के बाद कौन, शास्त्री आए तो एक नेहरू की लेगेसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रखी गई। उसके बाद जो कांग्रेस का ओल्ड गार्ड था, उन्होंने उनको प्रोजेक्ट कर दिया। व्हेन यू से पॉलिटिकल ट्रेनिंग, आई एम सेइंग कि नेहरू की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई, क्योंकि नेहरू अवध और उसके इलाकों के किसानों की समस्याएं जानने के लिए घूमे,
बिल्कुल जमीन के लेवल पर, सर, बाहर मैं भी पढ़े, अलग लेवल पर कांग्रेस मैं के मानता हूं। अध्यक्ष रहे 2-3 दफा, तो उसको आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग, आप जेल में रहे, आपने दुनिया भर के नेताओं से संवाद किया, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। आपने अधिवेशन ऑर्गेनाइज किए, सब चीजों के साथ जुड़े। लेकिन बाकी ये गांधी नेहरू Sir, there परिवार are में two कोई कहे तो types of सबको training. तश्तरी में रख के मिला है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। एक है जो आप किसी एक छोटे पद से ऊपर आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा मोदी जी प्रचारक, फिर सेक्रेटरी पार्टी, ये बने स्टेप बाय स्टेप। बिहारी वाजपेयी फॉर दैट हाँ, मैटर। और दूसरी मैं कहता हूँ ऑन जॉब ट्रेनिंग। इंदिरा की एक तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग तो कम से कम हुई, और वो केवल नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जो विचार थे, वो फ्रीडम मूवमेंट जो था उस समय, उनके घर जिस तरह के लोग आते थे, अगर सर मेरे घर रोज महात्मा गांधी आते, मैं भी थोड़ा तो सीख पाता गांधी जी से। और इमरजेंसी लगा देता। नहीं, अब चलिए अब बढ़ते हैं, समय की बहुत कमी है राजदीप जी, इस बहस को जी। हम लोग आगे भी जिंदा रखेंगे, रहेगी। बिल्कुल। नेता नगरी का आखिरी सेगमेंट, फुर्सत की सलाह। क्या है सलाह? सर, मैं लास्ट वीक में वो पिक्चर देखने वाला था, शकुंतला देवी, नहीं देख पाया, वो मैंने समय नहीं देखने की मिला। कोशिश की, बहुत मुझे स्लो और प्रिडिक्टेबल लगी। नहीं, और अच्छा, नहीं देखूं मैं। पता नहीं, मतलब मुझे नहीं जमी। अच्छा, और फिर किसी ने मुझे रात कहा। अकेली है, देख लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की फिल्म है, रात अकेली है। अच्छा, रात अकेली है। किसी ने मुझे कहा ये कोई सोनी लिव पर है, अवरोध। अवरोध नहीं, वो भी बहुत मेलोड्रामा नहीं, है। अच्छा, नहीं चलेगा। आप तो हर चीज को नो, पर मैं एक चीज जरूर देखूंगा इस हफ्ते। बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मैं देख रहा हूं, और जो नए फास्ट बॉलर आए, बहुत मजा आ रहा है। कल उन्होंने जिस तरह के इंग्लैंड के बैट्समैन की हालत, एवरीबॉडी इज क्रेविंग फॉर गुड क्रिकेट नाउ, है ना। देखिए क्या है कि मैंने क्रिकेट कई दिनों से देखी नहीं, लाइव क्रिकेट, तो जब भी मौका मिलता है मैं जरूर देख लेता हूं, क्योंकि क्रिकेट तो मेरे एक तरह से पार्ट ऑफ माय लाइफ है। फुटबॉल भी है, चैंपियंस लीग शुरू हो रहा है, सोना मना है, एक एड चल रही है, उसमें रियल मैड्रिड वर्सेस, ये सब चीजें मैं स्पोर्ट्स देखता हूं। उसके साथ साथ किताबें, एक जो मैंने खत्म नहीं की है, ये शंकर अय्यर की किताब है, द गेटेड रिपब्लिक, वो खत्म करनी है। एक मुझे बड़ी कमाल की किताब हाथ लग गई है, इंडिया टुमारो बाय प्रदीप छिब्बर एंड हर्ष शाह। हाँ, ये मैंने उस किताब पर मेरा ये भी है, मैंने उस किताब उसमें भारत की राजनीति के मैट्रिक्स के हिसाब से नौजवान नेता है, मतलब बिलो 50, जिसमें स्मृति ईरानी है, वरुण गांधी है, राजीव है, राहुल है, प्रियंका है, अखिलेश यादव है, ऐसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, ऐसे 50 नेताओं के लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू हैं। और मैंने अभी कुछ एक इंटरव्यूज पढ़े हैं, बहुत ही ग्रिपिंग है वो किताब। नहीं, वो हर्ष और प्रदीप मेरे दोस्त हैं, और दोनों, हर्ष तो एक स्टूडेंट था, प्रदीप चिब्बर तो प्रोफेसर थे वहाँ बर्कली में, तो उन्होंने सबके इंटरव्यूज किए हैं। जो इस बुक की खासियत है, इस पे कोई स्पेकुलेशन नहीं है, उनको ऑन रिकॉर्ड रखा, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने उनको इंटरव्यू दिए। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि कैसे प्रमोट करें मैंने किताब, मैंने कहा कहो कि मैं, ये वो किताब है जिसमें राहुल और प्रियंका अपने पॉलिटिक्स के बारे में पहली बार खुले तौर से बात कर रहे हैं, और जो कैरेक्टर्स है, असदुद्दीन ओवैसी, स्मृति ईरानी, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे, ये एक नया जनरेशन जो है, उनकी बात सुनना, जहां हालांकि मैं समझता हूं उनमें वो खूबियां नहीं होगी जो पहले जनरेशन के पॉलिटिशियन में थी। मेरा ये मानना है कि वो असली पॉलिटिशियन थे। ये इनमें से कई ऐसे हैं जिनको विरासत में अपनी पॉलिटिक्स मिली है, लेकिन फिर भी इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं, इसमें लेकिन फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन आप जानते हालांकि हैं कि देवेंद्र के फादर भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, पूनम महाजन हैं, मिलिंद देवड़ा, उमर अब्दुल्ला, सब राज्यवर्धन सिंह राठौर, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन। बहुत कम है फर्स्ट जनरेशन, बहुत कम फर्स्ट जनरेशन। हाँ, बट ये मैं तो चाहता हूँ भाग्य कि आप उनको जरूर लाएं किताब वाला पर। मैंने जी उनको जी कहा, बिल्कुल लाऊंगा, मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ, सियासत तो बिल्कुल आप मुझे जानते कहीं हैं मिल जब जाती उन्होंने मुझे पूछा कि हम ये बुक कैसे प्रमोट करें, तो मैंने एक तो कहा राहुल और प्रियंका के इंटरव्यूज के जरिए प्रमोट करें, और दूसरी बात मैंने कहा किताब वाला पर जरूर जाइए, वहां ज्यादा लोग आपकी किताब फिर खरीदेंगे। देखिए, मैंने आपका प्रमोशन भी कर दिया। आपने मेरा प्रमोशन किया या उनको प्रमोशन का रास्ता बताया राजदीप जी? दोनों चीजें हैं, क्विट चलिए, प्रो को। हाँ, और मैं इस वीकेंड थोड़ा सा यात्रा के मोड में हूँ। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो? अभी वो, अब राजदीप जी हम भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी हो गए, गुप्त रखना पड़ता है। अच्छा, कहाँ जा मैं रहे हैं आप?
नहीं मैं कुछ कोरोना के withdraw- जमाने में? नहीं मैं कोरोना के जमाने में पूरी सेफ्टी के साथ अपने एक निजी पारिवारिक काम से कहीं जा रहा हूँ, और जाहिर सी बात है सेफ्टी का भरपूर ख्याल रखूंगा। और बाकी अध्ययन मनन तो चलता ही रहेगा, राजनीति जीवन है। इनफैक्ट एक जागरण की पत्रकार है माला दीक्षित करके, उन्होंने ये जो पूरी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के ऊपर, अच्छा, उस पर एक किताब लिखी है। अरे वाह। मतलब वो जो डे टू डे बहसें हुई कि अरे सर ये देखिए नक्शा फाड़ दिया, फिर बाद में ये कहा वो कहा, तो सबको समराइज करके एक बुक बनाई है। तो मैंने जजमेंट तो पढ़ा ही है, तो आजकल वो किताब भी पढ़ रहा हूँ। वो एक साथ 2-3 किताबें चलती है, और बाकी चलते बैठते हुए कुछ देखा जाएगा। मैंने इरफान एक्टर की कुछ फिल्में जुटाई हैं जो हाँ। इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, तो उनको भी थोड़ा देखा जाएगा। अरे ये वाह। आज के नेता नगरी में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस पूरे संवाद के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए नेता नगरी। शुक्रिया।